हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और टेस्ट सीरीज की क्लास रेगुलर आपको जो मिल रही है उसकी आप लोग 1 से 2 बार वीडियोस देख के प्रैक्टिस जरूर कर रहे होंगे। साथ ही साथ इन सभी टेस्ट सीरीज की पीडीएफ भी आपको बायो में दिए गए टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दी जाती है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज हमारा 5वां दिन है और 5वें दिन में हम लोग टारगेट नंबर 5 को अर्थात टेस्ट नंबर 5 को कंप्लीट कर रहे हैं, जो यूपी पीसीएस प्रीलिम 2024 27 अक्टूबर के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं दोस्तों, ध्येय आईएएस कोचिंग की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, जो लेटेस्ट वाली उनके द्वारा चलाई जा रही है। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग, जो कि ये पूरी तरीके से हिंदी मीडियम के साथ साथ जो फुल टेस्ट आते हैं उसके आधारित है, ये पूरी तरीके से फुल टेस्ट है। जैसे ये फुल टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो हम उसके बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी कंप्लीट करेंगे। कल ही मैंने पोस्ट किया था टारगेट जो टेलीग्राम पे था कि आप लोग अगर लगभग 35 टेस्ट पेपर मेरे साथ रेगुलर बेस पे करते हो, रेगुलर मतलब रोज आने वाले टेस्ट, और आपके पास फिर सितंबर और अक्टूबर पूरी अच्छे से दबा के एकदम रिवीजन करोगे तो प्रीलिम्स कहीं भी नहीं रुकने वाला इस बार। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर फॉलो कर लेना। और साथ में अलग अलग वीडियोस में बनाता रहता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ बताता रहता हूँ कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए अपनी टेस्ट सीरीज की हर चीज़ों की। आज शाम में भी एक वीडियो इस पे आ जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले से शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। और अगर आप भी चाहते हो कि मेरे ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म को प्रमोट करना चाहते हो या हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। पहला ये क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ था ना, उसके संदर्भ में कुछ विचारक थे जिन्होंने अपनी अपनी कुछ थ्योरी दी या मान्यता दी या कुछ किताबों की रचना की। तो उनमें देखा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर विद्वान दिए हुए और यहाँ पर पतन के कारण है। सामान्यतः तो यही मान लिया जाता है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 ईस्वी में, तभी से मुगल साम्राज्य का पतन धीरे धीरे होता चला गया। लेकिन फाइनली पतन आपका कब हो जाता है? जब रंगून भेज दिया जाता है अंतिम नवाब को पेंशन के तौर पे, तो वहां पे पूरी तरीके से पतन हो गया। सतीश चंद्र जी ने कहा कि अर्थव्यवस्था का चौपट हो जाना, या यूं कहें कि कृषि का संकट हो जाना ही इसकी सबसे बड़ी चुनौती थी कि मुगल साम्राज्य पतन होने लगा। वहीं इरफान हबीब जी ने कहा है कि कृषि का संकट भी यहां पर हुआ था। तो देखा जाए यहाँ पर कि सतीश चंद्र जी का और इरफान हबीब जी का लगभग विचार एक ही जैसा था। और विलियम आर्विन वन ने कहा था कि ये सैनिक अदक्षता, जैसे जैसे मुगल साम्राज्य में कमजोर सेनापति आ रहे थे या यूं कहें कि कमजोर शासक आ रहे थे, इसकी वजह से सैनिक भी क्षमता क्या थी, वो कमजोर होती जा रही थी। जदुनाथ सरकार की अगर हम बात करें तो इन्होंने उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम होना, ऐसा जो है कि कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं दिया। जदुनाथ सरकार जी का जो मानना था वो ये था कि भारतीय समाज मूल रूप से देखिए सड़ा गला हो चुका था और उस समय राजनीतिक और सैनिक दुर्बलता स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिल रही थी भारतीय समाज में। इन वजहों से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। तो जदुनाथ सरकार जी का यहाँ पे सही मिलान नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दुर्बलता की बात उन्होंने भी की थी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो 1781 का संशोधन अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे सही नहीं की बात पूछ रहा है। पहले हमें कथनों पे बात करनी होगी। इस कानून ने गवर्नर जनरल और काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया था क्या? बिल्कुल सही बात है। जब 1781 का अधिनियम आता है, हालांकि इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी आएगा, लेकिन 1773 के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट में जो कुछ कमियां थी उनमें सुधार करते हुए इसको संशोधन अधिनियम के नाम से दे दिया गया। तो इसमें यह था कि जो गवर्नर जनरल है, जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, और जो उनकी काउंसिल है, जो उनकी परिषद है, सबसे पहला काम कि इनको सर्वोच्च न्यायालय से बाहर करो। ये वही सर्वोच्च न्यायालय है जो 1774 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और उसमें जो गवर्नर जनरल बने थे वॉरेन हेस्टिंग्स सबसे पहले बंगाल के, और साथ ही साथ उनकी परिषद को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ला दिया गया। तो आगे 1781 में यह संशोधन कर दिया गया कि भाई सही बात है, कार्यपालिका अलग होनी चाहिए, न्यायपालिका अलग होनी चाहिए। तो इसीलिए इसमें संशोधन करके अलग कर दिया गया। दूसरा पॉइंट है, इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। यह भी बात सही है, करना भी पड़ेगा, क्योंकि जब पहले वाले स्टेटमेंट को हमने मान लिया कि भाई जो कार्यपालिका है उसे न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय से जब बाहर कर दिया, तो कार्यपालिका के कार्यकलापों को भी तो अलग करना पड़ेगा ना। जो टैक्स कलेक्शन करना या टैक्स की वसूली करना, ये सब तो काम कार्यपालिका का होता है, जो एक कलेक्टर के रूप में करता है। तो न्यायपालिका के क्षेत्र से बाहर करो, ये भी स्टेटमेंट सही है। इस कानून व्यवस्था में यह व्यवस्था करी गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में दायर न होकर गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहां होगी। बस यही जो है कि
ठीक है। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा सा लग रहा है गलत पढ़ा मैंने। इस कानून में यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में दायर हो, न कि गवर्नर जनरल। तो बस यहीं पे ये गलती कर दी गई है, अर्थात ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। इसमें सीधे कह दिया गया कि जो प्रांतीय स्तर के न्यायालय हैं उनके निर्णय के खिलाफ अगर आपको कोई भी अपील करनी है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जाओगे, बल्कि गवर्नर काउंसिल के यहाँ करनी पड़ेगी। और स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में करनी है, न कि गवर्नर। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और इस कानून के द्वारा कोलकाता के सभी निवासितों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया, यानी कोलकाता के जितने भी नागरिक हैं उनका जो भी मामला होगा वो सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई की जाएगी। तो सी वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो फाइनली निर्णय क्या दिया गया 1781 में कि भाई प्रांतीय न्यायालय की अपील गवर्नर इन काउंसिल में किया जाएगा, अर्थात गवर्नर की कार्यकारी परिषद में होगा, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होगा। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहां प्रश्न आपसे कह रहा है कि जब स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में गठित हुआ तो उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, सामान्यतः जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी 1946 में, भारत की आजादी से पहले कैबिनेट शासन माउंटबेटन के शासन में, तो सामान्यतः यही कहा गया कि इसी में से कुछ महत्वपूर्ण पद या जो पहले से मंत्रालय सौंप चुके थे, अपने आप को ले चुके थे, उन्हीं लोगों को दे दिया गया। बस एक दो परिवर्तन किए गए। जैसे स्वतंत्र भारत में वित्त विभाग अलग हट गया, क्योंकि भाई मुस्लिम लीग के जो लियाकत अली थे जिन्होंने क्या लिया था, वित्त विभाग लिया था अंतरिम सरकार में 1946 में, तो जब मुस्लिम लीग ही अलग हो गई, पाकिस्तान के साथ चली गई, तो वित्त विभाग बदल दिया गया। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण विभागों को बदल के बाकी सभी लोग वही थे। तो जैसे इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात करेंगे तो ये खाद्य एवं कृषि से संबंधित थे। BR अंबेडकर जी की बात करेंगे तो ये विधि से संबंधित यानी लॉ मिनिस्टर। CH भाभा की बात करेंगे तो ये वाणिज्य से संबंधित थे। परंतु जॉन मथाई की बात करें तो जॉन मथाई दोस्तों रेलवे और परिवहन से संबंधित हो गए थे, रेलवे एवं परिवहन से संबंधित थे। जबकि उद्योग एवं आपूर्ति ये जो पद था ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पास चला गया था। किसके पास? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को दे दिया गया था। और जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या अपने पास रखा था? वही अंतरिम सरकार वाले ही पदों को रखा था। जैसे प्रधानमंत्री की दावेदारी थी उनके पास, राष्ट्रमंडल का पूरा विधान था, और साथ ही साथ विदेश मंत्रालय भी उन्हीं के नेतृत्व में था। अगर हम पटेल जी की बात करेंगे तो पटेल जी के पास भी पहले की तरह ही गृह विभाग था, यानी गृह मंत्रालय को चलाने का काम था। तो यहां पर अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर आधारित है? तो ये जो मामला था ये मिनर्वा मिल्स केस में कह दिया गया था। और मिनर्वा मिल्स केस कब हुआ था? 1980 में, जब विवाद की सुनवाई हो रही थी कि भाई मौलिक अधिकार प्राथमिकता में रहेंगे या निर्देशक तत्व। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि देखो हमारा जो संविधान है ना वो मूल अधिकार पे जितना टिका हुआ है, व्यक्ति के अधिकारों पे, उतना ही राज्य के दायित्व पर भी टिका हुआ है, अर्थात DPSP पे। तो ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक भी हैं और एक दूसरे को बैलेंस भी करते हैं। तो न तो आप मूल अधिकार को प्रेफर कर सकते हो ना ही DPSP को। तो 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में यही निर्णय दिया गया था। साथ ही साथ यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हुए मतलब जो ऑप्शन SR बोमई वाद की बात करेंगे तो 1992 में यह निर्णय आया जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि आर्टिकल 356 के दुरुपयोग को रोका जाए, अर्थात कि संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर जो राष्ट्रपति शासन का बार बार दुरुपयोग किया जा रहा है इसको रोकने के लिए आदेश दिया गया। बेरुवारी मामला क्या था दोस्तों? 1960 में इसी मामले को लेकर जब प्रस्तावना पे प्रश्न चिन्ह उठाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि देखो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। क्या है दोस्तों? अंग नहीं है, इसीलिए उसमें संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब यही निर्णय आगे चल के केशवानंद भारती केस में 1973 में बदल दिया गया तो स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि भाई संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग भी है और जरूरत पड़ने पे जहां पे संविधान के प्रावधान अस्पष्ट होते हैं, क्लियर नहीं होते, वहां पर हम प्रस्तावना की सहायता ले सकते हैं उन व्याख्याओं को समझने के लिए। और इसी के बाद आगे चल के 42 अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में 1976 में संवैधानिक संशोधन करते हुए प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, अर्थात हमारे भारतीय समाज का जो स्वरूप धर्मनिरपेक्ष था, पंथ निरपेक्ष था, उसको संवैधानिक मान्यता दे दी गई। क्योंकि भारतीय स्वरूप तो हमारा शुरू से ही पंथ निरपेक्ष है, यानी सभी धर्म मिलजुल के एक साथ रहते हैं और कोई किसी धर्म का विरोध नहीं करता, परंतु इसको लिखित रूप में संवैधानिक मान्यता दे दी गई। पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। और समाजवाद तो दोस्तों हमारे यहाँ पहले से ही चल रहा है, गरीबों का कल्याण करना, वंचितों का कल्याण करना, समाज का कल्याण करना, ये हमारे व्यवहार में, हमारे खून में है। नेहरू जी हमारे खुद समाजवादी नेता थे। इंदिरा गांधी जी ने खुद 1971 में गरीबी हटाओ समाजवाद को लेकर आने का नारा दिया।
लेकिन इसको भी संवैधानिक मान्यता दे दी गई। तो समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्दों को ऐड ऑन कर दिया गया। साथ ही साथ 73 के केसवंत भारती केस में एक सबसे इंपॉर्टेंट निर्णय दिया गया बेसिक स्ट्रक्चर का। और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में एक यह भी बात कही जाती है जो इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट समय समय पर विभिन्न केसों के द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे की व्याख्या करेगा कि कौन कौन से आर्टिकल्स या प्रोविजन संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल होंगे। इसकी कोई लिखित परिभाषा नहीं है, समय समय के साथ जो है कि इसमें परिवर्तन होता जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या मिला? 4 का डी। अब देखिए यहां पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको लग रहा होगा कि सर बस टेस्ट सीरीज कराइए, आंसर बताइए, आगे बढ़िए, क्योंकि हम रट लेंगे। तो अगर रटने वाली आपकी टेंडेंसी है और अगर आप इसके लिए टेस्ट पेपर देख रहे हो तो गलत डायरेक्शन में देख रहे हो और गलत प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो। इसके लिए आप इतना काम कर लो कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, बायो में दिया गया है उसका लिंक, और वहां पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से अपना प्रिंट आउट करके अपना रट लो। लेकिन मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा ही होता है, जो मुझसे पहले से जुड़े हुए एस्पिरेंट है, जिनसे मेरी पर्सनली बात भी हो जाती है, उन्हें पता है कि मैं तरीका कैसा रखता हूं, हर एक चीज को डिटेल से परत दर परत खोलते हुए समझाना, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए, और जो भी आपकी नॉलेज है या तो वो रिवीजन हो जाए या नई नॉलेज आपको ग्रैप्स हो जानी चाहिए। तो इसीलिए टेस्ट पेपर आपका इंटरेस्टिंग भी बनाना है, टॉपिक को समझाना भी है, और साथ में अदर ऑप्शंस के बारे में भी हमें चर्चा करनी, केवल कोटा पूर्ति नहीं करनी। कोटा पूर्ति करनी होती तो अब तक जो है कि बहुत सारी चैनल आपको मिल चुके हैं यूट्यूब पे, आप वहां जाके देख सकते हो। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए भाग हमारे यहाँ टोटल कितने हैं? 22 भाग हैं, लेकिन उसी में संशोधन करते करते 25 भाग बना दिए गए। लेकिन एक एक भाग में कई सारे चैप्टर्स होते हैं, तो ये उसके अंदर जाके प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे भाग 1 के अंतर्गत क्या होता है? संघ की कार्यपालिका के बारे में बात की गई है। भाग 2 के अंतर्गत क्या दिया गया है? मतलब अध्याय 2 में चैप्टर नंबर 2 में संसद की बात की जाती है। और चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की बात की गई। किसकी बात की गई है? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की। विधायी शक्तियों का मतलब क्या होता है? कानून बनाने से संबंधित या तमाम विधेयकों पे मंजूरी देने न देने या पुनर्विचार से संबंधित शक्तियां। जैसे अध्यादेश की शक्ति भी आ जाएगी इसमें, क्योंकि वो भी तो विधि बनाने से संबंधित है। या फिर संसद के द्वारा जो विधि पेश की जाती है, प्रस्तुत करी जाती है पूर्ण बहुमत के बाद या मतदान करने के बाद, जब राष्ट्रपति को साइन करने के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो ये सभी इसकी विधायी शक्तियों में आ गया। और अध्याय 5 की बात करेंगे तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात की जाती है, जो आर्टिकल नंबर 148 में होता है, और 149 में इसकी शक्तियों की बात की गई है। परंतु अध्याय 3 में संघ की न्यायपालिका की बात नहीं की गई है, बल्कि ये अध्याय नंबर 4 में की गई है। तो क्या क्या आपने देखा कि भाग 5 के अंतर्गत 5 चैप्टर पढ़े। अध्याय 1 में कार्यपालिका, अध्याय 2 में संसद, अध्याय 3 में क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, और अध्याय 4 में आपका न्यायपालिका आ जाएगी, और अध्याय 5 में क्या आ जाएगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकार द्वारा निम्न में से किस परिस्थिति में भारतीय नागरिकता को मतलब भारतीय नागरिक को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? देखिए यदि नागरिकता फर्जी है तब तो वंचित कर सकते हैं। यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर दिखाया हो या कहीं पे संविधान की प्रति जला दी, अपमान कर दिया, तो भी उसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान ही उसे किसी दूसरे देश में 2 वर्ष की कैद मिल गई, सजा मिल गई, इसका मतलब वो व्यक्ति कैरेक्टर से अच्छा नहीं होगा, तभी तो उसे दूसरे देश में कोई अपराध किया होगा जिसकी वजह से उसे सजा मिली है, तो भी हम नागरिकता रद्द कर सकते हैं। परंतु अगर वह नागरिक सामान्य रूप से भारत से बाहर 5 वर्षों से रह रहा है तो हम उसकी नागरिकता रद्द नहीं कर सकते। और यही तो पूछ रहा है कि नागरिकता से वंचित नहीं कर सकते, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति 7 वर्षों से बाहर रह रहा है ना, तो भारतीय संविधान के तहत संसद क्या करेगी? उसकी नागरिकता रद्द कर सकती है। कब? जब वो 7 वर्षों से लगातार बाहर रह रहा है। लेकिन यहाँ ऑप्शन 5 दिया, यानी वो सेफ है अभी। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 7, संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत प्रशासन की बात करें। 6ठी अनुसूची जो होती है दोस्तों, उसको इंग्लिश में कहते हैं हम ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया का मतलब हो गया जनजातीय क्षेत्र, ठीक है। जनजातीय क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों के प्रशासन से संबंधित होती है। और एक आपकी आती है 5वीं शेड्यूल, जिसको हम लोग शेड्यूल एरिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से? शेड्यूल एरिया, यानी अनुसूचित क्षेत्र। ध्यान देना, अनुसूचित क्षेत्र, जिसके अंतर्गत लगभग 10 राज्य इस समय शामिल हो चुके हैं। लेकिन ट्राइबल एरिया के अंतर्गत केवल 4 राज्य आते हैं। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों यानी एडीसी, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल स्थापित करने या पुनर्स्थापित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है क्या?
तो जहां तक आपने भी पढ़ा है और मैं भी कंफर्म हूं कि राष्ट्रपति को नहीं बल्कि राज्यपाल को शक्ति होती है कि वो इन 4 जिलों में शेड्यूल 6 के तहत एडीसी की स्थापना कर सकता है। एडीसी मतलब ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। दूसरा है प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए जिला परिषद होगी, बिल्कुल, और जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, यह बात सही है। 30 सदस्य मैक्सिमम होंगे, जिसमें 26 सदस्यों का तो निर्वाचन किया जाएगा वहां की जनता के द्वारा, ठीक है, उस जिले की जनता के द्वारा, लेकिन उसमें जो 4 सदस्य होंगे ये नॉमिनेट किए जाएंगे राज्यपाल के द्वारा। तो 26 + 4 30 हो जाएगा। तो इस आधार पे आप सेकंड वाला ऑप्शन सही मानेंगे कि केवल दूसरा सही है। अगला प्रश्न, वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो लाइक कर देना, और साथ ही साथ आपको अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ भी इस तरीके की क्लास को शेयर कर देना। अगला प्रश्न है, संविधान में चुनाव आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य करने के लिए अनेक उपबंध दिए गए हैं। इन उपबंधों में से कौन सा ऐसा जो संविधान में नहीं है? पहले की बात करते हैं, अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में उनके नियुक्ति के पश्चात उनके लिए गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है क्या? तो ये बात तो जो है कि बिल्कुल सही की गई है कि भाई नियुक्ति होने के बाद आप उनकी कोई गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त को भी उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाते हैं। तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की परंपरा को पालन किया जाता है, रीति का पालन किया जाता है, यानी कि साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पे। इन आधारों पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं उनको हम कहते हैं। लेकिन जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जो 2 अन्य सदस्य होते हैं, इनको केवल और केवल कैसे हटा सकते हैं आप? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटा सकते हैं। जब अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिफारिश करता है केंद्र सरकार से यानी राष्ट्रपति से, तभी हटाया जा सकता है। इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की परंपरा का पालन नहीं होता है, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार द्वारा दूसरी अन्य नियुक्तियों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये बात तो गलत है दोस्तों, क्योंकि यहां पे निर्वाचन आयुक्त वर्ड दिया जा रहा है। अगर आपसे कहा जाता सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त को तो हम नियुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि इस लालच में वो सरकार के फेवर में निर्णय दे सकते हैं कि चलो सरकार आगे चल के मुझे रिटायरमेंट के बाद कोई ना कोई नई वैकेंसी दे सकती है, किसी नए विभाग का अधिकारी बना सकती है। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरकार के फेवर में निर्णय दे दें, तो इसीलिए इनके ऊपर तो प्रतिबंध है कि पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती किसी भी जगह। लेकिन निर्वाचन आयुक्त के पास तो अभी मौका है ना दोस्तों, वो हो सकता है आगे चल के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाए, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन जाए। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन कि 2 और 3 गलत है, जबकि पहला सही है। अगला प्रश्न, नीति आयोग न तो संवैधानिक संस्था है और न ही वैधानिक संस्था है। बिल्कुल सही बात है। ये कैसी संस्था है? ये गैर संवैधानिक भी आप इसे बोल सकते हो, या फिर संविधानेतर, क्या बोल सकते हो? संविधानेतर संस्था है ये। अर्थात इसको कार्यपालिका की मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया, और ये स्थापित क्या किया? योजना आयोग को समाप्त किया गया, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी, और इसको स्थापित कर दिया गया कब? 1 जनवरी 2015 को इसको स्थापित किया गया। अब जरा नीति आयोग की आप लोग फुल इंफॉर्मेशन यानी कि फुल डेफिनेशन या फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इनका न तो संविधान में उल्लेख है और न ही संसद के किसी अधिनियम द्वारा अधिनियमित है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और व्याख्या भी सही की जा रही है। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट दोनों सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संघ लोक सेवा आयोग किसमें होता है। तो दोस्तों भाग 14 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग की बात की जाती है। आर्टिकल नंबर 312 से लेकर 323 तक की बात की जाती है, जिसमें आर्टिकल नंबर 315 में एक तो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, इनकी बात की जाती है। जबकि आर्टिकल नंबर 312 में क्या होता है? अखिल भारतीय सेवाओं की बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे यूपीएससी के बारे में पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है क्या? बिल्कुल सही बात है। आयोग में नियुक्त आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 15 वर्ष काम करने का अनुभव होना चाहिए, ऐसा नहीं है, केवल 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कितना? 10 वर्ष का। इसीलिए बी वाला यहां पे गलत हो गया। आगे देखो, संविधान में आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता का उल्लेख नहीं है, यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि संसद ने अधिनियम बनाकर
ठीक है, लोक आचरण अधिनियम करके एक है, उसके तहत इनकी योग्यता की बात की गई है। और आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों पर लगे कदाचार के आरोप की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई सलाह पर राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। अर्थात जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है आपका यूपीएससी, इनके अध्यक्ष और सदस्यों के ऊपर अगर कोई जांच लगाई गई है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर निर्णय दे दिया, ठीक है, कि हाँ भाई ये जो है कि गलत पाए गए, दोषी पाए गए, तो राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है कि जहां पे न्यायपालिका के निर्णय को मानना बाध्यकारी हो रहा है राष्ट्रपति के लिए, जबकि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होती है। तो यहाँ पे बी वाला स्टेटमेंट गलत होगा। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। संसद ने संविधान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2024 तथा संविधान अनुसूचित जाति जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 को पारित किया, और इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, अगर हम बात करें संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक का उद्देश्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करना था, तो इसका आंसर केवल आंध्र प्रदेश था दोस्तों, तेलंगाना में ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। तो पहला गलत। दूसरा है संविधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक का उद्देश्य ओडिशा में अनुसूचित जाति जनजाति की सूची में भी संशोधन करना है, तो दूसरा तो सही है, पहला क्यों गलत हो गया? क्योंकि तेलंगाना नहीं, केवल आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। तो बी स्टेटमेंट यहाँ पे केवल सही होगा। अगला प्रश्न है, अब मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ हम बढ़ेंगे जरा। सिख गुरुओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, मुगल बादशाह अकबर ने सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान दी थी, और उसी पर आगे चल के अमृतसर नगर की स्थापना भी की गई, उसी पर चल के आगे अमृतसर नगर की स्थापना की गई। तो पहला तो सही है। दूसरा, सिख गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण और करतारपुर नवर नामक नगर का निर्माण कराया, ये भी बात सही है, क्योंकि करतारपुर आपके गुरु गोविंद सिंह ने कराया, और ये आपके जो सिख गुरुओं के जो पहले गुरु हैं, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह नहीं, देखिए नाम नहीं याद आ रहा, गुरु नानक जी, उनसे संबंधित है। ठीक है, गुरु हरगोविंद ने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना प्रारंभ किया? नहीं दोस्तों, गुरु हरगोविंद ने नहीं, बल्कि गुरु अर्जुन देव ने ही इस परंपरा को शुरू किया। अर्जुन देव जी ने क्या किया? इस परंपरा को शुरू किया, अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना। तो ये वाला गलत हो गया। गुरु अमरदास ने अपनी गद्दी गोविंदवाल में स्थापित की थी, तो ये बात सही है। तो सी स्टेटमेंट केवल गलत है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने 1759 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का लखनऊ में स्वागत किया और उसे संरक्षण भी दिया। तो सोचने वाली बात है कि दोस्तों ऐसी क्या वजह आ गई कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय लखनऊ में आके नवाब शुजाउद्दौला के पास संरक्षण ले रहे हैं, वो भी प्लासी युद्ध कंप्लीट होने के बाद, और तुरानी वजीर इमाद उल मुल्क की शत्रुता तथा सुरक्षा कारणों से शाह आलम द्वितीय को दिल्ली छोड़ना पड़ा था और अवध में जाके संरक्षण लेना पड़ा था। तो ये बात दोनों सही है। उसके पीछे क्या रीजन है ये मैं आपको बता देता हूँ। मामला ये था दोस्तों कि जो तुरानी वजीर बनाया गया था ना, इमाद उल मुल्क, ठीक है, इसको वजीर किसने बनाया था? मुगल बादशाह अहमद शाह ने बनाया था, अहमद शाह, ठीक है। और अहमद शाह ने जब वजीर बना दिया इसको, तो ये इमाद उल मुल्क ने क्या किया? अहमद शाह को ही अंधा करवा दिया। यानी इसने क्या किया? धोखा दे दिया, देशद्रोह कर दिया, अर्थात गद्दी के साथ धोखेबाजी कर दी, और उसने गद्दी से हटाया और अंधा करवा के जेल में डलवा दिया अहमद शाह को। और फिर आलमगीर द्वितीय जब गद्दी पर बैठा तो उसकी भी हत्या करवा दी इसने। तो भाई इमाद उल मुल्क से क्या हुआ? ये भी डरने लगे शाह आलम द्वितीय साहब, क्योंकि ये आलमगीर द्वितीय के ही पुत्र थे। जो शाह आलम द्वितीय हैं ये आलमगीर द्वितीय के ही पुत्र थे। तो ये वहां से रफू चक्कर हो गए, बोले कि इसने मेरे बाप को तो मरवा ही दिया, हो सकता है मुझे भी ना मरवा दे, इसलिए तुरंत निकल लिए कहां पे? लखनऊ चले गए और वहां पे शुजाउद्दौला के यहाँ संरक्षण लिया। तो ये दोनों ही कारण सही भी है और व्याख्या भी करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर पे, कूका आंदोलन के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। कूका आंदोलन की अगर हम बात करें तो यह आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था, परंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को यहां से बाहर निकालना था। यह बात बिल्कुल सही है। पहले तो हुआ था ये पंजाब में धार्मिक आंदोलन के रूप में, पंजाब में हुआ था दोस्तों, लेकिन बाद में धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन के रूप में बदल गया। कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी, यह भी बात सही है। 1863 ईस्वी से कूका आंदोलन का नेतृत्व फिर राम सिंह कूका ने किया। यानी इसकी शुरुआत तो भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी, लेकिन बाद में इसका नेतृत्व किसने किया? राम सिंह ने किया था, यह भी बात सही है। और राम सिंह कूका को गिरफ्तार कर इंग्लैंड भेज दिया गया और यहां 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए, राम सिंह को जो है कि 1885 मृत्यु, ये तो बात सही है, लेकिन इनको इंग्लैंड नहीं भेजा गया था, इनको भेजा गया था रंगून। अंग्रेजों के लिए बहुत सेफ जोन था रंगून। कई सारे शासकों को इन्होंने भेजा रंगून, ऐसा नहीं कि एक ही दो, कई लोगों को भेजा इन्होंने।
तो यहां पर इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, चौथा वाला। तो केवल पहला, दूसरा, तीसरा ही सही है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि राम सिंह कूका ने एक आंदोलन भी चलाया था पंजाब में, जिसको हम लोग नामधारी आंदोलन के नाम से सुनते हैं। आप लोगों ने कई बार इसको जो है कि पढ़ा भी होगा, नामधारी आंदोलन। तो ये भी राम सिंह कूका ने ही चलाया था। अगला प्रश्न है आपका, दयानंद सरस्वती जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? इन्हें दयानंद सरस्वती का नाम स्वामी पूर्णानंद ने दिया था, और देखा जाए तो इनके जो वास्तविक नाम था ना, वो था मूल शंकर। क्या नाम था इनका? मूल शंकर। लेकिन मूल शंकर से बेहतर इन्होंने सोचा स्वामी पूर्णानंद ने, क्योंकि आपको दयानंद सरस्वती नाम दे दिया जाए, तो इन्होंने कहा कि जो आपकी इच्छा हो वही आप नाम दे दीजिए। और उनके गुरु का नाम क्या था? स्वामी विरजानंद था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गुरु का नाम स्वामी विरजानंद था। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 1885 ईस्वी में इन्होंने एक गोरक्षा समिति बनाई थी। देखिए, गोरक्षा समिति बनाई थी गाय की रक्षा करने के लिए, लेकिन दोस्तों ये 1885 नहीं था, 1882 ईस्वी था। तो अगर मान लो ईयर नहीं भी याद रहे ना, तो ये याद रख लेना कि गोरक्षा समिति इन्होंने ही बनाई थी, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या दे देगा? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती, क्योंकि ये सभी एक ही आसपास के इर्द गिर्द घूमते हैं समाज सुधार करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको यही ऑप्शन देगा। अगला प्रश्न आपका है, नेक्स्ट यहां पर दे रहा है कि आंग्ल नेपाल युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल होने के साथ साथ मुख्य सेनापति भी थे। यह भी बात सही है। और आंग्ल नेपाल का जो युद्ध हुआ था वो 1814 से लेकर 16 के बीच में हुआ था, और यह युद्ध 1816 ईस्वी को संगौली की संधि द्वारा समाप्त हुआ, और जिसके तहत गोरखों ने जो काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट को रखना स्वीकार भी कर लिया। साथ ही साथ गढ़वाल और कुमाऊं वाले जिले जो उत्तराखंड में है, ये आपको अंग्रेजों को सौंप दिए थे। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेहरू रिपोर्ट की बात करेंगे। नेहरू रिपोर्ट 1928, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे मोतीलाल नेहरू। यहां पर इस रिपोर्ट की बात करेंगे तो इसमें एक अध्यक्ष थे और 9 अदर सदस्य थे, तो टोटल 10 सदस्यों से संबंधित थी। मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट 15 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? नहीं दोस्तों, प्रस्तुत करने की जो बात थी वो थी 10 अगस्त को, जबकि इसको 15 अगस्त 1928 को पारित कर लिया गया। लेकिन आगे चला जाए तो इस रिपोर्ट को लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था? तो नहीं, यहां पर क्या था कि ये इस रिपोर्ट के बारे में कोलकाता में, कहां पे, हाँ मतलब ये दूसरा वाला स्टेटमेंट दोस्तों सही है कि लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में इसको स्वीकार कर लिया गया था, दूसरा तो सही है। लेकिन आगे चल के जब दिसंबर 1928 में, ठीक है, जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता था, जो कि उस साल हुआ था कहां पे? कोलकाता में, और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर अंसारी जी कर रहे थे, डॉक्टर अंसारी जी कर रहे थे। उसमें नेहरू रिपोर्ट को लेकर विवाद उठ गया, और विवाद होने के बाद फिर ये कभी भी व्यवहारिक रूप से लागू नहीं हो पाई। तो इसलिए दूसरा तो यहां पे सही है। अगला प्रश्न आपका, सोशलिस्ट पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये अखिलेश यादव मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी नहीं, ये कांग्रेस के अंतर्गत बनाई गई जेपी नारायण की सोशलिस्ट पार्टी थी। इस पार्टी की स्थापना 1934 में हुई, बिल्कुल सही। सोशलिस्ट पार्टी को पहले आम चुनाव में लोकसभा की कुल 12 सीटें प्राप्त हुई थी, बिल्कुल सही बात है। 1951 में जब इलेक्शन हुआ तो इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। और इस पार्टी ने 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार किया था? नहीं दोस्तों, इन्होंने स्वीकार नहीं किया था, बल्कि उसका विरोध किया था। और सोशलिस्ट पार्टी ने माउंटबेटन योजना को भी अस्वीकार किया और भारत विभाजन का विरोध किया। तो केवल और केवल तीसरा स्टेटमेंट गलत है, डी वाला तो सही है, अर्थात इन्होंने कैबिनेट और माउंटबेटन दोनों का विरोध किया था। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 19, आलमगीरपुर जो कि हड़प्पा कालीन स्थल है, मेरठ से संबंधित है, हिंडन नदी के तट पे है। हुलास की बात करेंगे सहारनपुर से हो जाएगा, मांडी की बात करेंगे मुजफ्फरनगर, लेकिन बड़ा गांव की बात करें तो बड़ा गांव दोस्तों गाजियाबाद में नहीं है, ये भी आपके सहारनपुर में ही स्थित है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 20, चोल कालीन बृहदेश्वर या राज राजेश्वर मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला चोल मंदिर था जिसके चारों तरफ चार दीवारी बनाई गई थी। चोल काल में यह पहला मंदिर था जो चोल शासकों के द्वारा निर्मित कराया गया था, और इस मंदिर का निर्माण 7 वर्षों में पूरा हुआ था, यह भी सही है। और इसी मंदिर में एकात्मक नंदी की मूर्ति लगी है। एकात्मक का मतलब क्या होता है कि एक ही पत्थर या एक ही चट्टान से काट के डिजाइन बना के तराश के जो है कि बनाई गई, उसमें कोई अलग से कोई भी जो पत्थर है या कोई डिजाइन चट्टान नहीं जोड़ी गई है, जो कि भारत में नंदी की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। ठीक है, तो ये भी सही है। इसका विमान का मतलब क्या होता है? जो ऊपर आप देखोगे साउथ इंडिया के अगर मस्जिद देखो, सॉरी मंदिर देखोगे, जैसे लेपाक्षी मंदिर देख लो, बृहदेश्वर मंदिर देख लो, और कांचीपुरम के मंदिर देखो, तो जो बड़े बड़े मंदिर है ना, उन पे जो छत होती है ये काफी मंजिला होती है। तो इसमें
15 मंजिला पिरामिड नहीं था बल्कि 13 मंजिला पिरामिड था। और पिरामिड क्या होता है, ये ऊपर की छत को ही कहते हैं जो इस तरीके से होती है, क्योंकि यही तो सबसे इंपॉर्टेंट द्रविड़ कला शैली का विकास था। द्रविड़ कला शैली का यही तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक विशेषता थी। तो ए बी सही है, लेकिन डी वाला गलत है। अगला प्रश्न है बौद्ध ग्रंथ के संबंध में, दीर्घ निकाय गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, बिल्कुल सही। अंगुत्तर निकाय के अंतिम भाग में महात्मा बुद्ध के अंतिम उपदेश का वर्णन है। तो देखिए अंगुत्तर निकाय में नहीं है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं दीर्घ निकाय। क्या कहते हैं, दीर्घ निकाय में ही महात्मा बुद्ध के अंतिम उपदेश का वर्णन है। और अंतिम उपदेश उन्होंने दिया किसको था, अपने अंतिम शिष्य सुभद्र को दिया था। ठीक है, सुभद्र को दिया था और इसका वर्णन दीर्घ निकाय में है। तो दूसरा गलत है। बौद्ध ग्रंथ विभाषा शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश यानी डिक्शनरी ऑफ बौद्धिज्म की बात करते हैं, बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म अभिधम्म पिटक में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ, बिल्कुल सही बात है। और अभिधम्म पिटक की बात करें तो जब पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति हो रही थी, तब उसके जो अध्यक्ष थे मोगली पुत्तिस्म, इन्होंने ही अभिधम्म पिटक की रचना की थी इसी दौरान। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है, अर्थात बी ऑप्शन सही होगा, दूसरा वाला गलत है। अगला प्रश्न है ज्योग्राफी का, प्रायद्वीपीय खंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलोंग और मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय खंड के ही विस्तार हैं, बिल्कुल सही बात है। और पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश गैप उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है, यह भी सही है। यानी प्रायद्वीपीय भारत का ही यह हिस्सा था प्रायद्वीपीय पठार का, लेकिन मालदा गैप के द्वारा यानी मालदा भ्रंश के द्वारा इसको अलग कर दिया गया। तो एक चला गया नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में, बाकी सब छोटा नागपुर पठार और प्रायद्वीपीय पठार एक तरफ रह गए। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है। अगला प्रश्न आपका है, यहां पे जागीर के प्रकार दिए हुए हैं और इनकी विशेषता पूछी गई। जैसे मशरूत जागीर की बात करें तो मशरूत जागीर दोस्तों किसी व्यक्ति को किसी शर्त के तहत प्रदान की जाती थी। महाले पबाकी की बात करें तो ये ऐसी जागीर थी जो ऐसी जागीर भूमि जो अस्थायी रूप से केंद्रीय प्रशासन के अधीन कर ली जाती थी। एमा जागीर की बात करें तो ये मुस्लिम धर्मविदों एवं उलेमाओं को प्रदान की जाने वाली जागीर थी। और इनाम जागीर जो कि ऐसी जागीर जो किसी व्यक्ति को उसकी विशेष सेवा के बदले पुरस्कार के स्वरूप बादशाह ने खुशी खुशी दे दी कि यार तुमने मुझे जो है कि अपनी सेवा करके जो है कि बहुत खुश किया, यानी मेरे लिए हमेशा खड़े रहे, मेरे को अच्छे विचार दिए, मेरे को अच्छी बुद्धि दी और मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, इनाम जागीर दे देता हूं। तो ये इसके सही मिलान हो गए, हालांकि इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण भारतीय नदियों के निचले भागों में बाढ़ का पानी बहुत बड़े क्षेत्र में भर जाता है, यह बात बिल्कुल सही है। और दक्षिण भारतीय नदियों की अपनी घाटी को लंबवत काटने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई है, क्योंकि दक्षिण भारत की जो भी नदियां ना वो बहुत ही पुरानी नदियां हैं और अब उनको अपनी घाटियों को काटने का जो क्षमता थी वो खत्म हो गई, नीचे जाने की क्षमता खत्म हो गई और जिससे नदियां धीरे धीरे अब अपने किनारों को काट रही हैं। क्या कर रही हैं, किनारों को काट रही हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं, मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए राणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त किया था क्या, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मेवाड़ के शासक थे राणा कुंभा, इन्होंने मालवा के शासक महमूद खिलजी को एक बार नहीं बल्कि 2 बार परास्त किया था, 2 बार हराया। और इस विजय की स्मृति में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण कराया। जब भी चित्तौड़ घूमने जाओगे तो वहां पे कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ जरूर घूम के आना। यह एक महान संगीतकार और कुशल तबला वादक भी है, यह भी बात सही है। अर्थात चारों कथन ही सही थे राणा कुंभा के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, कैंड्यू और स्टैंप ने 18 डिग्री की समताप रेखा के आधार पर भारत को 2 प्रधान जलवायु प्रदेशों पर बांटा, बिल्कुल सही बात है। यह समताप रेखा कहीं ना कहीं कर्क रेखा का ही अनुसरण करती है, यानी कर्क रेखा के साथ साथ ही चलती है। और आपको पता है कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, साथ ही भारत को 2 बराबर हिस्सों में लगभग बांट देती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। भारत को कुल 11 जलवायु प्रदेशों में परिसीमित किया गया है। तो यहां पर अगर आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो दोनों ही बातें सही कही गई हैं। 11 में भी अगर आप देखोगे तो 5 जो कटिबंध है, 5 प्रदेश ये उपोष्ण कटिबंध वाले हैं और जो 6 प्रदेश हैं वो उष्ण कटिबंध वाले हैं। तो टोटल कितना हो गया, 6 और 5 11, तो सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, यहाँ पे नदियों से संबंधित परियोजना का मिलान करना। जैसे तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, उकाई परियोजना तापी नदी पर है, लेकिन दोस्तों श्री सैलम की बात करेंगे तो ये कृष्णा नदी पर है। अच्छा कहाँ पे, झेलम को देखोगे जम्मू कश्मीर, चिनाब को देखोगे जम्मू कश्मीर, ताप्ती को देखोगे गुजरात, और ये आपका कृष्णा नदी पर जो है वो आंध्र प्रदेश में श्री सैलम।
अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत में पहला एल्यूमिनियम उद्योग 1837 में जेके नगर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। बिल्कुल सही बात है। भारत में पहली ऊन की मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्या? नहीं, मुंबई नहीं थी, बल्कि कानपुर में स्थापित की गई थी, यूपी में। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो इसलिए केवल ए स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, कपास उत्पादन में गुजरात का पहला स्थान है, बिल्कुल सही। सोयाबीन के उत्पादन में महाराष्ट्र का पहला स्थान है, यह भी सही है। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का दोस्तों पहला स्थान नहीं है। राजस्थान की जगह किसका स्थान है? गुजरात का स्थान है। जबकि राजस्थान की अगर आप बात करोगे तो सेकंड नंबर पे आता है। नारियल उत्पादन में केरल पहला स्थान है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे पहले स्थान को ही दिया गया है, जिसमें मूंगफली के लिए अब राजस्थान नहीं बल्कि गुजरात है। अगला प्रश्न है, पर्थ शहर जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है क्या? बिल्कुल सही बात है। और ये मुख्य रूप से अगर आप देखोगे तो पर्थ आपके वहां पे एक नदी है, स्वान नदी, उसके तट के किनारे स्थित है और ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। लेकिन अगर हम वहां पे सोने की खान जो बहुत फेमस है, कालगुरली और कुलगाड़ी, बोलने में भी एक जैसा लगता है, कालगुरली और कुलगाड़ी, क्या ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? नहीं मेरे दोस्त, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है, इसलिए दूसरा गलत है, केवल पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कुछ देश हैं और उनकी राजधानी, जैसे जाम्बिया की राजधानी की बात करेंगे तो लुसाका बिल्कुल सही है। नाइजीरिया की राजधानी की बात करेंगे तो अबूजा सही है। मोरक्को की राजधानी की बात करेंगे तो रबात सही है। परंतु बोत्सवाना जो कि साउथ अफ्रीका के साथ बाउंड्री शेयर करता है, बोत्सवाना की जो राजधानी दोस्तों, इसकी राजधानी का नाम है गैबोरून, गैब्रून नहीं गैबोरून। और विंडहोक किसकी राजधानी है फिर? तो विंडहोक आपकी हो जाएगी नामीबिया की राजधानी, जो किस तट पे है? अटलांटिक महासागर के तट पे है। और विंडहोक से ही आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट चीता लाया गया था, जो 8 चीते आए थे, जिसमें कि 3 नर थे और 5 मादाएं, या सब 3 मादाएं थी और 5 नर थे। तो ये विंडहोक नामीबिया से ही प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीते लाए गए। फिर उसके अगली साल 12 चीते साउथ अफ्रीका से लाए गए, टोटल 20 चीते हो गए। जो 8 चीते लाए गए थे ना, उनको कूनो नेशनल पार्क एमपी के अंतर्गत जो है कि संरक्षित किया गया था। क्लियर हो गई बात? तो देखो, ये सब चीजें आप पढ़ते रहते हो दोस्तों, लेकिन कई बार डायरेक्ट ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत जो 8 चीते लाए गए थे कूनो नेशनल पार्क में, वो कहां से लाए गए थे? तो विंडहोक से लाए गए थे। और विंडहोक किसकी राजधानी है? नामीबिया की राजधानी है। ये कहां पर देखने को मिलेगा? पश्चिमी तट पर आपको देखने को मिलेगा, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, जो अटलांटिक महासागर में आता है। अगला प्रश्न है बोर्नियो द्वीप के संबंध में, यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है? नहीं, तीसरा बड़ा द्वीप है, तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। आपको पता होना चाहिए, जैसे मेडागास्कर हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, तो ये भी सबसे बड़े बड़े द्वीप हैं, उसी तरीके से बोर्नियो भी है। और ये राजनीतिक रूप से 3 देशों, इंडोनेशिया, मलेशिया, तिमोर लेस्ते में विभाजित है क्या? नहीं, ये इंडोनेशिया में आता है, मलेशिया में आता है और साथ ही साथ ब्रुनेई में आता है। किस में आता है दोस्तों? ब्रुनेई में, तिमोर लेस्ते में नहीं आता। तो तिमोर लेस्ते की वजह से ये स्टेटमेंट ये भी गलत हो गया, अर्थात ना तो पहला सही है ना ही दूसरा। अच्छा, तिमोर लेस्ते के बारे में एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताता हूं कि अभी हाल ही में ये आसियान देशों में शामिल हो गया है। टोटल आसियान के मेंबर अब कितने हो गए हैं? 11 मेंबर हो गए हैं। और इसकी जो राजधानी है तिमोर लेस्ते की, वो दिल्ली है। और इस दिल्ली राजधानी में भारत ने अपने वाणिज्यिक दूतावास को खोलने की घोषणा कर दी है, क्योंकि भारत आसियान के लगभग सभी देशों में अपना वाणिज्यिक दूतावास ओपन कर चुका है। तो जैसे ही एक नया मेंबर तिमोर लेस्ते इसमें ऐड हुआ, तो भारत ने तुरंत उसी समिट में कह दिया कि हम आपकी राजधानी दिल्ली में क्या खोलेंगे? अपना एक वाणिज्यिक दूतावास खोलेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो घुमा के प्रश्न आ जाए कि आसियान का 11वां मेंबर कौन है, तो तिमोर लेस्ते है। निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषण जल को अम्लीय बनाने का मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं, यानी कि जो एसिड रेन कर देते हैं? आप देखोगे नाइट्रस के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये तीनों तो हो सकते हैं, परंतु मीथेन नहीं, क्योंकि मीथेन दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो 1, 2, 3 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है आपका 34 की बात करें, ब्राउन फील्ड संपत्तियों, यानी कि ब्राउन फील्ड एसेट की बात करेंगे, तो इसका क्या मतलब होता है? ऐसी परिसंपत्तियां जिसमें निवेश हुआ है किंतु उनकी क्षमता का पूरा दोहन, सही तरीके से उनका रखरखाव और उपयोग नहीं हो पा रहा है, इसी को कहते हैं ब्राउन फील्ड परिसंपत्तियां। तो इन्हें ही हम कहते हैं ब्राउन फील्ड परिसंपत्तियां। ऐसे ही आप देखोगे एक ग्रीन फील्ड करके होता है दोस्तों, ग्रीन फील्ड एफडीआई जिसे हम लोग कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी एफडीआई आपकी ग्रीन फील्ड परिसंपत्तियों के तहत आएगी या ग्रीन फील्ड एफडीआई आएगी, तो सामान्यतः ग्रीन मतलब हरा हो रहा है, यानी कि एक नई चीजें निकलती हैं। तो इसमें नए सिरे से कंपनी को स्टैब्लिश किया जाता है, नए सिरे से वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, नए सिरे से प्रोडक्शन तैयार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ग्रीन फील्ड एफडीआई ब्राउन फील्ड एफडीआई से अच्छी होती है। जबकि ब्राउन फील्ड एफडीआई
जो होती है वो पहले से ही किसी देश में अगर एफडीआई की जा रही है, जैसे मान लो भारत में कोई कंपनी आती है और वो भारत में पहले से बनी बनाई किसी कंपनी में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करती है कि हम भी एफडीआई आपके अंदर शामिल कर रहे हैं, भाई हम भी एफडीआई इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके यहाँ पहले से कर्मचारी हैं, आपके यहाँ पहले से रॉ मटेरियल है, आपके यहाँ पहले से कंपनी बनी बनाई है, तो बस हम ब्राउनफील्ड एफडीआई कर रहे हैं। इसमें क्या नुकसान होता है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट नए स्तर पे जनरेट नहीं होता है, जबकि ग्रीनफील्ड वाले में नए स्तर पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। अगला प्रश्न है आपका, कपड़ा उद्योग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कपड़ा मिल 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में लगाई गई थी। यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन ये जो सूती कपड़ा मिल थी ये असफल हो गई थी, और जिसके बाद 1854 में कवासजी डावर के द्वारा बॉम्बे में यानी कि मुंबई में एक नई जो है कि सूती कपड़ा मिल लगाई गई, जो कि सफल हो गई, यानी सक्सेस हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली सफल सूती मिल कौन सी थी, तो 1854 की बॉम्बे लगाना। और अगर सीधे सीधे पूछा है कि भारत की पहली सूती कपड़ा मिल कौन सी थी, 1818 की कोलकाता पश्चिम बंगाल या फोर्ट ग्लास्टर, लेकिन वो फेल हो गई थी। तो पहला तो सही है। दूसरा, कपड़ा उद्योग भारत का कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है, यह भी सही है। और हथकरघा गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता हेतु सन 2000 में दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई, यह भी सही है। 2022-23 में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन प्रारंभ किया गया, यह गलत है, यह 2020-21 में शुरू किया गया, ठीक है, 2020-21 में, तो डी वाला गलत है। अगला प्रश्न है, सिक्कों के उत्पादन करने तथा सोने और चांदी की परख करने और तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 4 टकसालें विभिन्न स्तरों में स्थापित की गई। तो कहां कहां पे टकसाल है? मुंबई में, हैदराबाद में, कोलकाता में, परंतु चंडीगढ़ में नहीं है, बल्कि इसकी जगह नोएडा में स्थित है, यानी एक यूपी में भी इसकी टकसाल है। तो 1, 2, 3 अर्थात बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके, अंतरिम बजट 2024-25 जो आपका इलेक्शन से पहले आया था 24-25 में महिलाओं के लिए कौन से प्रावधान के बारे में संबंध में सही नहीं है? 30 करोड़ मुद्रा ऋण योजना, मतलब मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को प्रदान किए गए, बिल्कुल सही है। और उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन रेट बढ़ के 28% हो गया, यानी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, बिल्कुल सही। और स्टेम, क्या कह रहे हैं, स्टेम पाठ्यक्रमों में छात्राओं और महिलाओं का नामांकन 43% है, जो दुनिया में पूरा सबसे अधिक है पूरे भारत में। स्टेम का मतलब क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट। ये 4 अलग अलग कोर्सेज हैं जहां पे महिलाएं अब इंटरेस्ट ले रही हैं, और पूरे दुनिया में सबसे अधिक महिलाएं भारत में ही है जो इस कोर्स में एडमिशन लेके पढ़ रही हैं। नेक्स्ट है, पीएम आवास योजना के तहत 85% मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए। तो 85 नहीं है दोस्तों, अभी केवल 70% तक के हम टारगेट को अचीव कर पाए हैं। तो ए भी सही है, लेकिन डी गलत है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने 1 फरवरी 2024 को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत पुनर्गठित पशुपालन अवसंरचना विकास निधि योजना को मंजूरी दी थी। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो यह योजना का फंड बढ़ा के 25,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था? नहीं, इसका फंड बढ़ा के, पहले था इसका 15,000 करोड़, लेकिन अब बढ़ा के इसका जो फंड है वो 29,610 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो पहला गलत हो गया, पहला गलत हो गया। योजना के नए स्वरूप को 31 मार्च 2023 से लेकर 25-26 तक की अवधि के लिए लागू किया गया, यानी 3 वर्ष के लिए लागू किया गया। तो केवल दूसरा ही सही है। अगला प्रश्न है, इको फ्रेंडली पहलों और प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट योजना लॉन्च की है? तो ये एसबीआई के द्वारा लॉन्च की गई है। देखिए यहाँ पे जो टिक लगे हुए हैं ना पीडीएफ में, इसको आप रियल मत मानना, हो सकता है कुछ प्रश्न सही हो कुछ गलत हो, लेकिन जो मैं करा रहा हूं वो आपको बस सही मानना है। एसबीआई ने इसको शुरू किया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये सामान्यतः क्या होता है, एजुकेशन यानी कि बच्चों की पढ़ाई से संबंधित है। इस योजना का प्रारंभ 2019 में किया गया। साथ ही साथ यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के महिला कल्याण विकास विभाग की प्रमुख पहल है, और इस योजना में प्रति लाभार्थी अनुदान 15,000 रुपए से बढ़ाकर 26,000 रुपए सालाना कर दिया गया। और लेकिन कितना कर दिया गया? 26,000 रुपए सालाना कर दिया गया है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो गए। अगला प्रश्न यहाँ पे, विटामिन की कमी और उनसे होने वाले रोग। जैसे विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? सामान्यतः आपने हमेशा रटा है कि बेरी बेरी रोग हो जाता है विटामिन बी से, लेकिन B1 से वृद्धि का रुकना भी होता है, बेरी बेरी और वृद्धि का रुकना। विटामिन B5 की बात करें तो आपने सामान्यतः पढ़ा होगा कि इससे चर्म रोग होता है, तो चर्म रोग के साथ साथ बालों का सफेद होना भी होता है। विटामिन B6 की बात करेंगे तो आपने इससे पढ़ा होगा कि रक्त क्षीणता यानी ब्लड की कमी होती है, लेकिन पेशियों में ऐंठन भी होती है इससे। विटामिन B7 के बारे में बात करेंगे तो इससे भी बालों का झड़ना और चर्म रोग होता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
लार भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होती है, बिल्कुल सही बात है। और इसमें अगर हम बात करें कि कौन से एंजाइम ऐसा काम करते हैं, तो लाइसोजाइम करके एक एंजाइम पाया जाता है इसमें, जो भोजन करते समय जब आप मुंह खोलते हो और मुंह खोलते हुए जब खाने को अंदर जीभ पे रखते हो, तो बहुत सारे जो जीवाणु होते हैं वो आसपास की जो एनवायरनमेंट में उड़ रहे होते हैं, वो जल्दी से आपके मुंह के अंदर चले जाते हैं और इन जीवाणुओं को हमारे भोजन में जो लार बनता है, सलाइवा बनता है, उसी के द्वारा मार दिया जाता है, क्योंकि उसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है। और लार में टाइलिन भी पाया जाता है, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, यानी जो भोजन आपने ग्रहण किया, कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बोहाइड्रेट को या स्टार्च को, इसको वो क्या करता है, ग्लूकोज में तोड़ता है, अर्थात शर्करा में तोड़ता है। तो पहला स्टेटमेंट ही सही है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? रोग और तत्व की कमी। जैसे धान में खैरा रोग किसकी वजह से होता है? जस्ता या जिंक की वजह से होता है। जस्ता को हम लोग क्या कहते हैं? जिंक कहते हैं। मक्के में सफेद कली रोग जस्ता, फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग बोरान, और नींबू में डाइबैक रोग कॉपर। तो ये तो तीनों सही हैं, लेकिन ए वाला स्टेटमेंट गलत है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि सेल्सियस पैमाने पर तापमान आपका 200 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मान फॉरेनहाइट पे क्या हो जाएगा? इसका मान फॉरेनहाइट पे 392 डिग्री फॉरेनहाइट होगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की लाल रंग प्रतीत होता है, बिल्कुल सही बात है। और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी फैलाव सबसे कम होता है, यह भी बात सही है। क्योंकि आपको पता है कि जो आपके जो 7 कलर होते हैं, विबग्योर जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें लाल कलर की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा दूरी तय कर सकता है, यानी बहुत दूर तक उसका प्रकाश फैल सकता है, मतलब जा सकता है, लेकिन उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी कि उसका जो फैलाव होता है ना, वो कम होता है। इसीलिए आप देखो ट्रैफिक सिग्नल पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे हमेशा रेड कलर को क्या कहता है? रोकने के लिए कहता है, और 1 किलोमीटर दूर से भी रेड कलर को इजिली देखा जा सकता है, इसीलिए इसके बारे में हम कहते हैं। और सूर्य हमसे कितनी दूर है, और फिर भी ये क्या करता है? प्रकीर्णन कम होने की वजह से इजिली हमें रेड कलर का सूर्य दिखाई देता है। तो ए स्टेटमेंट ही सही है व्याख्या के साथ। अगला प्रश्न है सुपर कंप्यूटर के संबंध में। मार्च 2015 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को शुरू किया गया था 4500 करोड़ रुपए की लागत के साथ, बिल्कुल सही है। दूसरा, मिशन संयुक्त रूप से विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डीएसटी जिसे हम कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित किया रहा है। तो दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं इस प्रोग्राम पे, संयुक्त रूप से, तो ये बात सही है, अर्थात सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा पुष्पक क्या है? तो पुष्पक एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, जिसको इसरो ने कब लॉन्च किया दोस्तों? इसरो ने आपके 22 मार्च 2024 को लॉन्च किया था। कब? 22 मार्च 2024 को। तो पुष्पक क्या है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। अगला प्रश्न है आपका सेमीकंडक्टर से संबंधित यानी अर्धचालक के बारे में। ये एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक और अचालक के बीच में होती है, यानी कि सुचालक और कुचालक के बीच में होती है, तभी तो इसे हम अर्धचालक कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। तापमान में वृद्धि होने के साथ इनकी चालकता में भी वृद्धि होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? कम होने लगती है। और अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ता है? नहीं दोस्तों, प्रतिरोध अगर बढ़ने लग जाएगा तो फिर तापमान बढ़ने पर चालकता में वृद्धि कैसे हो पाएगी? फिर तो ये कुचालक की तरह काम करेंगे। इसका मतलब है कि तापमान बढ़ने पर इनका जो रेजिस्टेंस है वो कम होने लगता है। तो तीसरा गलत है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श अचालक की भांति काम करता है, किसकी तरह? कुचालक की तरह। तो ये सही है। तो यानी 1, 2, 4 आपका सही होगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य के पंचामृत लक्ष्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 2030 से तक 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा उत्पन्न करना सही है। 2045 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता कम से कम 50% नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करोगे, ये तो सही है, लेकिन 2045 तक नहीं दोस्तों, इसका भी टारगेट 2030 ही रखा गया है। और 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करेंगे, और 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करेंगे, ये भी सही है। तो बी वाला आपका गलत हो जाएगा कि 2030 तक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गगनयान की उड़ान के लिए अंतरिक्ष में जाने वाले 4 पायलट्स का चयन किया गया, जिसमें उनके नाम की घोषणा की गई और उन्हें एस्ट्रोनॉट विंग प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किए गए। तो कौन इसमें शामिल नहीं है? तो आप देखोगे ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, और ग्रुप कैप्टन अमित झा, लेकिन विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश का औसत घनत्व 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। जबकि अगर नेशनल लेवल की बात करोगे ना पूरे भारत का, तो 382 किलोमीटर प्रति व्यक्ति 382 व्यक्ति जो है कि प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। और सबसे कम आपको अरुणाचल प्रदेश का देखने को मिलेगा, मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में केवल 17 लोग रहते हैं, ऐसा वहां का सबसे कम है। तो ये तो हो गया यूपी का। अब जनघनत्व में उत्तर प्रदेश का राज्यों में तीसरा स्थान है क्या?
तीसरा स्थान है? तो नहीं दोस्तों, ये इसका शायद चौथा स्थान है, तो केवल पहला ही सही है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या 2011 की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण और शहरी शिशु जनसंख्या वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली। अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो लगभग 24.25 मिलियन बच्चे जो है कि हैं शिशु, और दिल्ली की बात करेंगे तो लगभग 5.48 मिलियन दिल्ली में है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना अनुसूचित जाति जनगणना के बारे में। अनुसूचित जाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 20.7% है। बिल्कुल सही बात है ये। और कितने हो गई ये? 4,13,57,608 है। इतनी जनसंख्या अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट की यूपी के अंतर्गत रहती है, जो कि 20 करोड़ का क्या हो गया? एक चौथाई तो हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखो अनुसूचित जाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 15.6 नहीं 16.6% है दोस्तों। तो दूसरा गलत है, पहला सही हो जाएगा, केवल बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना है? तो 951। अब यहां पर देखो ये वन लाइनर सीधे फैक्ट आ रहे हैं, तो इसमें मैं कुछ भी ज्यादा डिटेल नहीं कर पा रहा हूं। जहां पे डिटेलिंग हो सकती है वहां पे पूरी तरीके से मैं आपको डिटेलिंग कर रहा हूं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है? अगर इसकी बात करें तो इसका हो जाएगा आपका बिहार, क्योंकि बिहार में 88.70% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। अगला प्रश्न है 56 की बात करेंगे। देखिए मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में की थी। बिल्कुल सही है। और यही संस्था आगे चल के अभिनव भारत के नाम से बदल जाती है। किसमें? अभिनव भारत के नाम से चेंज हो जाती है ये संस्था। इस संस्था के लोगों ने प्लेग कमिश्नर आयर्स की गोली मारकर हत्या की थी? नहीं दोस्तों, इस संस्था के लोगों ने नहीं की थी, बल्कि 1887 में ही चापेकर बंधुओं ने कर दी थी। किसने? चापेकर बंधुओं ने। और जबकि यहाँ पे संस्था की स्थापना 1904 हो रही है। और ये चापेकर बंधु किससे प्रभावित हुए थे? तिलक जी की जो केसरी पुस्तक थी ना, उसी से प्रभावित हो गए थे, जिसमें उन्होंने राष्ट्रवाद की बात की थी। और इसी वजह से तिलक पहले व्यक्ति थे जो देशद्रोह के मामले में जेल गए थे, क्योंकि जब अंग्रेजों ने पड़ताल की ना तो उन्हें पता चला कि चापेकर बंधुओं ने तिलक जी की केसरी पत्रिका पढ़ ली थी, और जिसमें लिखा था कि क्या अब कोई नहीं रहा वंशज छत्रपति राणा जी का, मतलब छत्रपति शिवाजी का वंशज कोई नहीं रहा जो इन अंग्रेजों को धूल चटा सके, कुछ इस तरीके से था। तो इससे चापेकर बंधु उग्र हो गए, आक्रोशित हो गए। उन्होंने कहा नहीं, हम हैं ना अभी महाराष्ट्र के लोग, और उन्होंने गए उठा के गोली मार दी। तो अंग्रेजों को लगा यार कि ये तो तिलक जी की कविता से प्रभावित हुए, यानी तिलक जी ने देशद्रोह के रूप में ये कविता लिखी, और इसीलिए तिलक जी को जब सजा दी गई जेल की, जहां पे उन्होंने फिर गीता रहस्य लिखी, और इसीलिए कहा जाता है कि तिलक जी पहले व्यक्ति थे जिनको देशद्रोह के मामले में जेल दी गई थी। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक ने अपनी पुस्तक में लिखा कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी? तो ये रजनी पामदत्त ने लिखा है। और कौन सी पुस्तक में लिखा है? इंडिया टुडे पुस्तक में लिखा है। अगला प्रश्न यहाँ पे मिलान करने के लिए है। समाचार पत्र है और उसके संस्थापकों की बात की जाए। जैसे सोशलिस्ट की बात करें तो इसको लिखा गया था S.A. डांगे के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। इन हिंदुस्तान स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो ये लिखा गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा। बंबई दर्पण की बात करेंगे तो ये बाल शास्त्री ने लिखा। जबकि बंगाली की बात करेंगे तो S.N. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने लिखा। अर्थात कि 4 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 59, निम्नलिखित में से किस तिथि को खिलाफत दिवस मनाया गया? देखिए 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन बुलाया गया था कि भाई हम लोग क्या करेंगे, तुर्की के खलीफा के सम्मान में खिलाफत आंदोलन शुरू करने वाले हैं। कब? 1919 को। फिर उसके बाद जब जून का दिन आता है 20 जून 1920 को, तो हिंदू मुस्लिमों की एक संयुक्त बैठक बुलाई गई और उसमें असहयोग आंदोलन अपनाने का निर्णय लिया गया, और जिसमें गांधी जी को इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता बनाया गया कि गांधी जी इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे खिलाफत और असहयोग को एक साथ मिलाकर। ठीक है भाई, लेकिन हमारा जो प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है कि कौन से समय में? तो 31 अगस्त 1920 को खिलाफत आंदोलन या खिलाफत दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 1930 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। देखिए स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन 1930 में नहीं था, 1936 में था, क्योंकि 1918 में तो अवध किसान सभा बनाई गई थी जो उत्तर प्रदेश की थी। लेकिन अखिल भारतीय स्तर का मतलब पूरे भारत की अलग अलग क्षेत्रों में जहां जहां भी किसान सभाएं थी उनको बुलाया गया 1936 में लखनऊ में, और पहला अधिवेशन किया गया जहां पर NG रंगा साहब और स्वामी सहजानंद जी अध्यक्षता और महासचिव कर रहे थे, महासचिव के पद पे थे। इनके नेतृत्व में अखिल भारतीय स्तर पे
किसान सम्मेलन आयोजित किया गया? तो 1936 था, 1930 नहीं। तो पहला तो गलत हो गया। और सामंतवाद के उन्मूलन और लगान व कर्जों में छूट की मांग की गई थी, तो इसलिए ए गलत है, आर सही है। अगला प्रश्न है आपका प्रमुख व्यक्ति या उनके जन्म स्थान। जैसे मैथिली शरण गुप्त की बात करेंगे तो ये झांसी में पैदा हुए थे। कहां पे? झांसी में पैदा हुए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बस्ती में पैदा हुए। राहुल सांकृत्यायन जी आजमगढ़ में और धर्मवीर भारती जी प्रयागराज में। तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अतरौली घराना ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ध्रुपद धमार गायन के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। और इसकी स्थापना आजमगढ़ के अतरौली गांव में नहीं, आजमगढ़ में नहीं है, ये अलीगढ़ में है। अलीगढ़ में अतरौली गांव, वहां पे इसकी स्थापना हुई। तो दूसरा तो गलत हो गया। और गजल की बेगम अख्तर इसी घराने से है? नहीं नहीं नहीं, बेगम अख्तर जी जो है वो अलीगढ़ के अतरौली घराना से नहीं बल्कि लखनऊ घराना से संबंधित है, इसलिए ये भी गलत हो गया। काले खां और चांद खां द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो हाँ, ये बात सही है कि अतरौली घराने की स्थापना काले खां और चांद खां के द्वारा की गई। तो पहला और चौथा ही केवल सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कुछ सूचियां दी गई हैं और इसमें प्रमुख स्थल और जिले के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे अगर आप गढ़वा की बात करोगे ना, तो गढ़वा आपको कहां देखने को मिलेगा? ये मिलेगा आपको प्रयागराज में। कहां पे? प्रयागराज में। देवगढ़ की बात करेंगे तो भाई आपको पता होना चाहिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में स्थित है, ये वहां से आ जाएगा। बांसखेड़ा की बात करेंगे तो शाहजहांपुर। और कालिंजर का दुर्ग जो आपने पढ़ा, कालिंजर किला जहां पे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी एक बम फटने से, तो बांदा में हो गया। तो इसी आधार पर इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सपरार नहर, सपरार नहर से लाभान्वित होने वाले जिले कौन से हैं? तो इनसे जो लाभान्वित होने वाले जिले वो हमीरपुर और झांसी, यही दो जिले लाभान्वित होते हैं, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ परियोजना है और उनकी अवस्थिति, जैसे जायकवाड़ी की बात करें या जयाकवाड़ी की, तो ये आपके गोदावरी नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर की बात करेंगे तो सरदार सरोवर आपके नर्मदा नदी पर स्थित है। दुलहस्ती की बात करेंगे तो चिनाब नदी पर। और उकाई की बात करेंगे तो ये आपके तापी नदी पर स्थित है। तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है आर्द्र भूमि के संदर्भ में। तो देखिए आर्द्र भूमि कछारी युक्त भूमि की वह सतह जहां पे जल के निकास की अल्पतम व्यवस्था होती है, अर्थात जल निकासी की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं होती है, इसीलिए वो दलदली क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये बात तो सही है। आंतरिक आर्द्र भूमि प्राकृतिक होती है। अब देखो यहाँ पे ये प्राकृतिक भी हो सकती है और मानव निर्मित भी हो सकती है। अब अगर आप बात करो धान के खेत जो होते हैं वो क्या है, वो भी तो एक रामसर साइट है, एक तरीके से आर्द्र भूमि की तरह काम करती है, लेकिन वो दलदली भी है, लेकिन ह्यूमन मेड है, अर्थात मानव के द्वारा बनाई गई है। तो इसीलिए केवल दूसरा स्टेटमेंट में ये मान लिया जाए कि केवल प्राकृतिक है, इस आधार पे गलत हो जाएगा। और मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही बात है, हैदरपुर आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो 1 और 3 सही है, अर्थात केवल 2 युग में ऐसे हैं जो सही है और दूसरा वाला गलत है। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रमुख दिवस हैं, जैसे विश्व वन्य जीव की बात करेंगे, विश्व वन्य दिवस की बात करेंगे तो 3 मार्च को होता है। विश्व मगरमच्छ दिवस की बात करेंगे तो ये कब होता है दोस्तों? 17 जून को होता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस की बात करेंगे तो ये कब होता है? 5 अक्टूबर को होता है। विश्व हाथी दिवस की बात करेंगे तो ये कब होता है? 12 अगस्त को होता है। तो पहला ही स्टेटमेंट सही है। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित पर्यावरण समझौतों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए काल क्रमों के अनुसार व्यवस्थित करना है। जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में हुआ। कार्टेजना कब हुआ? जो सीबीडी पे होता है ना, सीबीडी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे होता है, तो कार्टेजना प्रोटोकॉल 1994 में हुआ। और रॉटरडम की बात करेंगे तो ये 1998 में। और जैविक विविधता कन्वेंशन ये 1992 में हुआ था। तो इस आधार पर अगर आप देखोगे तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका वेटलैंड दिए हुए हैं और राज्य, जैसे कंजली की बात करेंगे, कंजली की अगर हम बात करें तो ये आपको पंजाब में देखने को मिल जाएगी। लोकटक झील की बात करें मणिपुर में। रेणुकूट की बात करेंगे, रेणुकुंड, तो ये हिमाचल में। और रुद्र सागर की बात करेंगे तो त्रिपुरा में हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से किसमें सामाजिक न्याय और समानता पर वृद्धि की गई? तो 9वें में की गई थी। और 9वीं का जो काल पीरियड था वो 1997 से लेकर 2000 तक ही था, 3 साल तक, या यूं कहें 4 साल। अगला प्रश्न है प्रभावी राजस्व घाटे की धारणा को किस वित्तीय वर्ष बजट के प्रारंभ किया गया? इसे 2011-12 के बजट में प्रस्तुत किया गया। हालांकि 2012-13 का जब बजट लाया गया तो इसको एफआरबीएम एक्ट 2013 के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे 72 कुछ समितियां हैं, जैसे दत्त समिति की बात करेंगे तो ये औद्योगिक लाइसेंस से संबंधित है। चक्रवर्ती समिति की बात करेंगे तो मौद्रिक प्रणाली से संबंधित है। राजमन्नार समिति की बात करेंगे तो केंद्र संबंध से संबंधित है। और वांचू समिति की बात करेंगे तो प्रत्यक्ष कर से संबंधित है, अर्थात डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया।
अगला प्रश्न यहाँ पे, लोक वित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस जो सरकार प्रयोग करती है, सरकार की वित्तीय क्रियाकलापों का एक अध्ययन है और इसके अंतर्गत कौन एक शामिल नहीं है? तो देखिए, वित्तीय प्रशासन भी आएगा, सार्वजनिक व्यय भी आएगा, सार्वजनिक ऋण भी आएगा और व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन नहीं है, क्योंकि कमर्शियल बैंक तो अपने प्राइवेट प्रॉफिट के लिए होती है ना, निजी व्यापार के लिए होती है, निजी लाभ के लिए होती है, वो लोक वित्त में तो शामिल नहीं होती, क्योंकि वो सरकार के अधीन संचालित जरूर होती है, लेकिन वो अपने प्रॉफिट को प्रेफर करती है, सरकार की बात नहीं करती है। इसीलिए डी वाला ऑप्शन हटा दो। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अर्थ प्रबंध को संचालित करती है, यानी RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। हालांकि इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1995-96 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण स्तर पर विद्युत की आपूर्ति की जाएगी, ग्रामीण स्तर पर सड़क बनाई जाएगी और ग्रामीण स्तर पर जल आपूर्ति की बात की जाएगी। तो इन तीनों ही उद्देश्य इसको पूरे करने थे। हालांकि नाबार्ड के अंतर्गत संचालित होती है और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 12 जुलाई 1982 शिवरामन समिति की रिपोर्ट पर। बाकी अगर अगला प्रश्न देखते हैं, तीर्थंकर है और उनके प्रतीक, जैसे अजितनाथ की देखें तो अजितनाथ का गज यानी हाथी हो गया, शीतलनाथ की देखेंगे तो श्री वत्स हो गए, पूज्यनाथ की देखेंगे तो महिष हो गया और शांतिनाथ की देखेंगे तो मृग हो गया। इस आधार पर बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में केंद्र प्रांतों में बटा था और प्रांतों का प्रशासन राजवंश के अधीन होता था। बिल्कुल सही बात है। पहला तो प्रविष्टा चल मुद्रा का नियमन करने वाला अधिकारी था क्या? नहीं दोस्तों, यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो प्रविष्टा था ना, वो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। क्या था? फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। ध्यान से समझना, फौजदारी न्यायालय को ही हम कंटक शोधन न्यायालय भी कहते हैं और इसका वर्णन कौटिल्य ने अपनी राजनीति पर लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र में दिया था। किस में दिया था? अर्थशास्त्र में। वहां पर उसने दो प्रकार के न्यायालय की बात की थी, एक दीवानी न्यायालय और एक कंटक शोधन न्यायालय या फौजदारी न्यायालय। जो क्राइम करेगा, अपराध करेगा, जैसे दंडनीय अपराध होगा, जैसे किसी का मर्डर कर लेना, किसी का चोरी कर लेना, किसी के गलत मतलब इस तरह की चीजें, तो इसमें फौजदारी न्यायालय की बात होती है और इसके न्यायाधीश को हम प्रविष्टा कहते थे। तो इसका पहला स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन के संदर्भ में। अब यहाँ पे तपस्या नोट से सीधा सीधा प्रश्न है। देखो, तपस्या नोट्स में जो एंशिएंट हिस्ट्री मैंने 8 या 9 लेक्चर में कंप्लीट की है, जो प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वहां से डायरेक्ट ये प्रश्न है। कैसे है? देखो, आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में जो आर्य थे ना, उनका प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि था और कृषि अधिशेष पर उन्होंने बल दिया और इसलिए अन्नागार भी बनाए बड़े बड़े। लेकिन पशुपालन जो व्यवसाय था वो ऋग्वैदिक पीरियड का था, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, यहाँ पे पशुपालन का महत्व बढ़ गया और कृषि का कम हो गया, ये जस्ट अपोजिट है, क्योंकि पशुपालन का जो विकास था वो ऋग्वैदिक में हो रहा था, बाद में जाके कृषि का विकास बढ़ जाता उत्तर वैदिक में। तो यहाँ तो उल्टा लिख दिया, तो दूसरा भी गलत है, अर्थात कि न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। बिल्कुल सही बात है। हालांकि उस समय यहाँ का जो गवर्नर था वो पुष्यगुप्त, ध्यान समझना, पुष्यगुप्त वैश्य था और इसी ने मुख्य रूप से इसका निर्माण कराया था। उस समय वहां का प्रशासक सुविशाख नहीं था, बल्कि पुष्यगुप्त वैश्य था। इसलिए केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। और इसकी जानकारी शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के बारे में जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कुमार गुप्त कालीन अभिलेखों की बात करें तो ध्यान देना कि गुप्त वंश में सबसे अधिक जो अभिलेख मिलते हैं वो कुमार गुप्त के मिलते हैं, 18 अभिलेख है। और सबसे अधिक जो सिक्के मिलते हैं वो 14 सिक्के भी इसी के मिलते हैं, 14 प्रकार के। तो यहाँ पे कुछ अभिलेख है और उनके जिलों की बात कर रहा है। जैसे अगर आप देखोगे, बिलसड़ अभिलेख एटा में है, करमदंडा अभिलेख अयोध्या में है, मन कुंवर अभिलेख प्रयागराज में है, लेकिन तुमैन अभिलेख दोस्तों मैनपुरी में नहीं है, ये आपका चला जाएगा ग्वालियर में। कहां पे चला जाएगा? ग्वालियर में। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट एक अभिलेख माना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं भीतरी स्तंभ लेख, जो आपका कहां मिलेगा? गाजीपुर में। गाजीपुर में एक जगह है सैदपुर भीतरी, जहां पे गोमती नदी गंगा से आकर मिल जाती है, तो उसी भीतरी जगह पर ही भीतरी अभिलेख मिला है कुमारगुप्त का। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा बांग्लादेश से तो स्पर्श होती है लेकिन म्यांमार से नहीं होती है? तो ऐसा कौन सा राज्य जिसको बांग्लादेश से तो स्पर्श करता है लेकिन म्यांमार से नहीं करता? त्रिपुरा हो गया। अगर आप देखोगे इन शॉर्ट, बांग्लादेश से कितने राज्य बाउंड्री शेयर कर रहे हैं? तो देखो, वेस्ट बंगाल करेगा, फिर वहीं पे मेघालय भी करेगा, फिर वहीं पे असम भी करेगा, नीचे आप देखोगे त्रिपुरा करेगा जो 4 तरफ से घिरा पड़ा, 3 तरफ से, और मिजोरम करेगा। तो 1 2 3 4 5 जिले कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं म्यांमार की, म्यांमार से जो बाउंड्री शेयर होती है, ऊपर से नीचे आ जाओ, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, उसके बाद जो है कि नागालैंड मिलेगा, फिर उसके बाद मणिपुर मिलेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे मिजोरम मिलेगा, और ये हो गई आपकी अराकान योमा के पास म्यांमार की
बाउंड्री, तो यहाँ पे ये हो जाएंगे। तो इसलिए त्रिपुरा एक ऐसा राज्य बच जाता है जो बांग्लादेश से तो करता है लेकिन म्यांमार से नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार इरावदी तथा साल्वी नदियों के मध्य स्थित है? तो इसे हम कहते हैं सान पठार, ये इसके बीच स्थित है और ये खनिजों से भरपूर भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, नदियों में सबसे दक्षिणतम नदी कौन सी है? तो देखो, अगर आप ऊपर से नीचे की ओर आओगे ना, नॉर्थ से साउथ की ओर, तो स्वर्ण रेखा, फिर वैतरणी, फिर ब्राह्मणी, फिर महानदी मिलती है आपको, तो सबसे नीचे महानदी मिलेगी। अगला प्रश्न है आपका, सामान्य रूप से पृथ्वी पर आग्नेय सेल सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। बिल्कुल, क्योंकि पृथ्वी का जो बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है, बेसिक सेल, वो आग्नेय सेल ही है। फिर आग्नेय में ही रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होने से आपकी अवसादी चट्टान भी बनती है, या फिर आग्नेय चट्टानों में ही अधिक टेम्परेचर और अधिक प्रेशर के परिणाम स्वरूप रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें बनती हैं। तो इसलिए आपका ए और आर सही हो जाए। अच्छा, सेकंड नहीं पढ़ा, पृथ्वी की भूपर्पटी का 2/3 भाग इन्हीं सेलों से बना है। बिल्कुल सही बात है, मैंने बता दिया, जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गए और कटक हो गए, बहुत सारी चीजें जो है कि इसी से बनी हुई है। ज्वालामुखी, जितने भी पर्वत ज्वालामुखी हैं वो सारे के सारे इसी आग्नेय से बने हुए हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सूची में क्षेत्र दी हुए और अवस्थिति दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे मिलान करने को कह रहा है, जैसे न्यू इंग्लैंड की बात करें तो न्यू इंग्लैंड जो आपको मिलेगा वो यूएसए के अंतर्गत आएगा। ये इंग्लैंड की बात नहीं हो रही है, न्यू इंग्लैंड की बात हो रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जॉर्ज टाउन की, तो ये साउथ अमेरिका में जॉर्ज टाउन आएगा। फिर अगर हम बात करें पूर्वी लंदन यानी ईस्ट लंदन, ये दक्षिण अफ्रीका के पास है। और मोनाको की बात करें तो मोनाको आपका यूरोप में आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडा मरुस्थल है दोस्तों? तो गोबी मरुस्थल ठंडा है। क्यों है? क्योंकि आपको पता है ये मंगोलिया में स्थित है। और मंगोलिया कहां पड़ता है? भारत के ऊपर चाइना और चाइना के ऊपर मंगोलिया, जो कि रसिया के साइबेरियन पठार यानी जो साइबेरियन जो क्षेत्र है वहां से घिरा हुआ है। तो एक तरीके से किसमें चला गया? ठंडे मरुस्थल में चला गया। जबकि आपने वर्ल्ड मैपिंग मेरे साथ की होगी, कालाहारी मरुस्थल कहां पे देखा था? याद आ रहा है कुछ? बोत्सवाना में देखा था। बोत्सवाना कहां पर है? मकर रेखा के पास है, यानी उष्ण कटिबंधीय हो गया। और इसी बोत्सवाना में आपको बुशमैन जनजाति भी मिलती है, ठीक है, बुशमैन जनजाति मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें नाफुद की, ये भी मैंने आपको बताया था, नॉर्थ सेंट्रल सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब में, वैसे ही वो गर्म क्षेत्र है, ये भी हो गया। अटकामा याद करो, चिली और अर्जेंटीना के पास, याद आ रहा है कुछ? अटकामा मरुस्थल चिली और अर्जेंटीना के पास, मकर रेखा के पास, घोष टाउन, अरिका, कलीचे, कुछ याद आया? ये 2-4 वर्ड मैंने इसलिए यूज किए कि ताकि आपको याद आ जाए अगर आपने मेरे साथ वर्ल्ड मैपिंग की है। और अगर नहीं की अभी तक तो प्लीज जाना प्लेलिस्ट में, वहां पे वर्ल्ड मैपिंग की क्लास दी हुई है, एटलस की, बहुत ही अच्छी तरीके से कराई है। उसके बाद कोई प्रश्न आपका वर्ल्ड मैपिंग की लोकेशन का गलत नहीं हो सकता। एशिया की एक क्लास और ऑस्ट्रेलिया की एक क्लास बची है, टाइम मिलते मैं उसे भी कंप्लीट करा दूंगा एग्जाम से 1 महीने 1.5 महीने पहले ही। तो चलिए, इसका उत्तर तो हो गया आपका गोबी मरुस्थल। अगला प्रश्न है आपका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाले जो मोन्टाना वन होते हैं वो क्या होते हैं? एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों पर स्थित वनों को कहता है मोन्टाना वन। अगला प्रश्न है आपका 87, कौन एक ही रेखा को प्रदर्शित करता है? तो भाई 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा एक ही होती है, जिसको हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहते हैं? IDL, अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन कहते हैं। जबकि वहीं पे एक 0 डिग्री रेखा होती है देशांतर, जो क्या होती है? प्रधान मध्याह्न रेखा होती है, प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं, या वो समय रेखा कहलाती है। तो वो हो जाती है 0 डिग्री समय रेखा, लेकिन ये क्या होती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम एक ही होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेनेलक्स देश में सम्मिलित नहीं है? तो अगर आप इसको देखोगे बेनेलक्स के लिए, तो बेल्जियम भी आता है, नीदरलैंड भी आता है, लग्जमबर्ग भी आता है, लेकिन फिनलैंड नहीं आता, क्योंकि फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब स्कैंडिनेवियाई देशों में आते हैं। किसमें आते हैं? फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये सभी स्कैंडिनेवियाई देशों में आते हैं। जबकि बेनेलक्स में बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा त्वांग घाटी से होकर तिब्बत का मार्ग प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई बोमडिला। बोमडिला जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। दीफू भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है, बड़ा लाचला आपका हिमाचल प्रदेश में, यांग्याप आपका अरुणाचल प्रदेश में। ये वही यांग्याप दर्रा है जहां से ब्रह्मपुत्रा नदी एक गहरे घाटी से होकर प्रवेश करती है, यानी कि गहरे गॉर्ज से प्रवेश करती है। तो यांग्याप गैप या यांग्याप दर्रा भी इसे आप कह सकते हो, जहां से ब्रह्मपुत्र घाटी प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, क्षमा आदि के कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल नंबर 72 में ये वर्णित है। 72 में ये वर्णित है। आर्टिकल नंबर 61 में क्या है? राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की पद्धति दी गई है। और आर्टिकल नंबर 60 में क्या है दोस्तों? शपथ। कई बार हम पढ़ चुके हैं 3-4 टेस्ट पेपर में, ये राष्ट्रपति की शपथ के लिए आर्टिकल 60
61 में महाभियोग, 72 में क्षमा की शक्ति, और आर्टिकल 76 किससे संबंधित है? ये आपके महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है, यानी महान्यायवादी के पद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल प्रारंभ होता है कब? जिस दिन वो शपथ ग्रहण कर लेता है उसी दिन से उसका शुरू हो जाता है 5 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता मिली? तो 1985 में, जब 52वां संवैधानिक संशोधन आता है। इसके द्वारा एक 10वीं शेड्यूल जोड़ दी जाती है, 10वीं अनुसूची, और इसी दौरान राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता भी मिल जाती है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक संशोधनों में से कौन से लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि से संबंधित है? 7वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1956 में हुआ था, और इसके तहत लोकसभा की सीट 520 कर दी गई थी। उसके बाद 31वां संवैधानिक संशोधन जो 1973 में हुआ था, इसके तहत लोकसभा में 545 सीट कर दी गई थी। जरा इसको करेक्ट करना दोस्तों, 31वां संवैधानिक संशोधन क्या 1973 में हुआ है या उससे और पहले हुआ है? थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना, क्योंकि मुझे याद इतना ही आ रहा है, एक बार आप लोग जरूर देखना। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की जितनी भी संख्या है वो कितने राज्यों की लोकसभा सीटों के बराबर हो सकती है योग से? तो अगर आप देखो उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें कितनी है? 80। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश से पूरी हो जाएगी। अगर हम जोड़ना चाहें तो महाराष्ट्र की कितनी है? 48 हो गई। कर्नाटक की कितनी है दोस्तों? 28 हो गई। और हिमाचल प्रदेश की कितनी है? 4 हो गई। तो दोनों को जोड़ लो, तीनों को 48 + 28 + 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80 सीटें आ जाएंगी। और अगर हम अन्य राज्यों की बात करें, जैसे बिहार की बात करें तो इसकी 40 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसकी भी 48 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की बात करें तो इसके पास 29 सीटें हैं। ये सभी आपकी क्या है? लोकसभा सीट है। आगे प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार वाणिज्य समागम अबाध रूप से होगा? तो आर्टिकल नंबर 301 में दिया गया। किसमें? आर्टिकल नंबर 301 में दिया गया है, 301 में। और 300A में क्या दिया गया? याद है आपको? 300 का संपत्ति का अधिकार, जिसको 78 में 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा हटा दिया गया और एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला प्रश्न है, किस एक के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है? तो भाई केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी बनाने में असफलता के आधार पर संवैधानिक जो आपात होता है, जिसको हम आर्टिकल 356 के तहत कहते हैं, घोषित किया सकता है। लेकिन ये जो बिंदु दिया हुआ है ना, ये किसमें दिया गया? आर्टिकल 355 में स्पष्ट कहा गया कि केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना और उसे प्रभावी बनाना भी जरूरी होता है। अगर वो फेल हो रहा है 355, तो हम 356 लगा देते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं चीजें पसंद आ रही होंगी आपको, और अगर पसंद आ रही तो बस क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना। संवैधानिक आपात की बात करें या यूं कहे पूरे आपातकाल की बात करें, जो कि 352 से लेकर 360 आर्टिकल तक दिया गया है, भाग संख्या की अगर हम बात करेंगे तो 18 नंबर के भाग में कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं उपराष्ट्रपति पद के लिए अनिवार्य है? वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो? नहीं मेरे भाई, 30 नहीं, 35 वर्ष। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो। वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो? बिल्कुल। सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत किसी लाभ के पद पर ना हो? यह भी सही बात है। तो केवल पहला गलत है, यानी 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, ओबीसी कमीशन के बारे में है। तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना 1993 में की गई थी क्या? बिल्कुल सही बात है। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यह भी सही है। और 103वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, यही गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको जो दर्जा दिया गया था वो 102वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिया गया था, जबकि 103 के द्वारा किसको दिया गया था? EWS का कोटा दिया गया था। किसको? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिया गया। और 104 के द्वारा अगर मैं आपसे पूछूं, 104 संवैधानिक संशोधन के द्वारा, तो 2 एंग्लो इंडियन के पोस्ट को खत्म कर दिया गया लोकसभा से, और SC ST का आरक्षण आपका लोकसभा में जो 84 सीटें SC के लिए है और ST के लिए 47 सीट है, इसको अगले 10 वर्ष के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया, यानी बढ़ा दिया गया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं 106 संवैधानिक संशोधन यानी 106 के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा के साथ साथ दिल्ली और दिल्ली विधानसभा, पुदुचेरी नहीं, केवल दिल्ली विधानसभा में 33% महिलाओं के लिए सीट रिजर्व कर दी गई। और इन्हीं 33% में आपकी SC ST की जो सीट रिजर्व है उसी के अंतर्गत महिलाओं को दी गई है। तो ये 4-5 बिंदु याद रख लो। 102 समझ में आ गया, 103 समझ में आ गया, 104 समझ में आ गया और 106, यहां से कोई भी एक ना एक जरूर मिलान करने के लिए आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो तीसरा ही गलत है। इसके सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं, यह बात सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मूल मात्रक नहीं? तो देखिए सेकंड है, मोल है, एम्पियर है, कैंडला है, किलोग्राम है, मीटर है, ये सभी मूल मात्रक हैं। लेकिन न्यूटन आपका जो बल का मात्रक वो मूल मात्रक नहीं है, बल्कि ये SI मात्रक है।
ठोस पदार्थों में ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पे संचरण जो होता है वो चालन मेथड के द्वारा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अणु जो होते हैं ना, जो अणु होते हैं वो अपरिवर्तित रहते हैं, वो अपनी जगह नहीं बदलते, बल्कि संपर्क में आने वाले अणुओं को गर्म करते चले जाते हैं। और इसका सीधा एग्जांपल क्या है, लोहे की छड़। लोहे की रॉड में क्या होता है, लोहे का एक सिरा दूसरे सिरे के पास जाके चिपक थोड़ा जाता है, बल्कि वहां के अणु अपनी जगह रहते हैं, यानी लोहे की स्ट्रक्चर वही रहता है, लेकिन संपर्क होने के माध्यम से वो गर्म होता चला जाता है। इसीलिए एक तरफ की रॉड दूसरे तरफ के हिस्से को भी गर्म कर देती है, तो चालन मेथड कहते हैं। कुएं से पानी भरने समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना, ये न्यूटन के गति विषयक तीसरा नियम है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, बोलोमीटर किस एक मापन के लिए यूज होता है, तो ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की प्रबलता के लिए डेसिबल होता है। प्रकाश की चाल के लिए क्या होता है, बताइए, प्रकाश की चाल के लिए प्रकाश वर्ष होता है। जल संक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रयोग कर सकते हैं, आसवन का प्रयोग कर सकते हैं और आयन एक्सचेंज का प्रयोग कर सकते हैं। यानी अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो हमारा जल साफ भी हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 104, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत इस अधिनियम को 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को लागू करने हेतु पास किया गया था। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट आपका सही है कि गलत है, तो ये हम कहेंगे कि हाँ सर, ये तो स्टेटमेंट गलत नहीं है, सही है, बल्कि यह कानून स्वैच्छिक है और इसके तहत दंड का प्रावधान नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये कानून दोस्तों बाध्यकारी है और अगर उल्लंघन करोगे तो दंड भी मिलेगा, इसीलिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट बनाया था, तो केवल पहला ही सही हो जाएगा। फोटो फास्फोराइलेशन में क्या होता है, एडीपी फॉर्म से एटीपी का निर्माण होता है, यानी कि एडेनोसाइन जो ट्राईफॉस्फेट एनर्जी होती है ये डेवलप होती है एडीपी से। निम्नलिखित प्रदूषक तत्वों में से कौन अपने मूल स्वरूप में रहकर ही प्रदूषण फैलाता है, मूल स्वरूप का मतलब हो गया प्राथमिक प्रदूषण की बात कर रहा है, जिसके लिए यहाँ पे कौन हो जाएगा, डीडीटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीडीटी। ओजोन नहीं होता है दोस्तों, ओजोन आपका द्वितीयक प्रदूषक कहलाता है। अच्छा, प्राथमिक प्रदूषक में आप CO2 को ले सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड CO को ले सकते हो, प्लास्टिक को ले सकते हो, ये सभी जो है कि डीडीटी वगैरह प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। जबकि वहीं फ्लाई ऐश की बात करें, ओजोन की बात करें या पैन की बात करते हैं, PAN, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, द्वितीयक प्रदूषक हो जाएंगे। एल्गी ब्लूम की बात करें, एल्गी ब्लूम क्या होता है, जल की सतह पर बने शैवालों की परत होती है और ये सुपोषण के कारण होती है, यूट्रिफिकेशन के कारण होती है। जब समुद्री या जलीय मतलब जलीय मंडल में जो वाटर बॉडीज होती है, ठीक है, जो जल के निकाय होते हैं, उनमें जब हम बहुत अधिक कार्बनिक पदार्थों के रूप में कचरा फैलाते जाते हैं तो उसका विघटन करने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो लगातार जीव जंतु विघटित करते हैं और बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व देते हैं शैवालों को, जिसकी वजह से क्या होता है, शैवाल बहुत तेजी से ग्रो कर जाते हैं, ऊपर की परत पे पूरा फैल जाते हैं। इसका एक नुकसान होता है कि अंदर जीवित रह रही मछलियां, जीव जंतु है, फिर मरने लगते हैं क्योंकि प्रकाश पहुंचता नहीं है, इसकी वजह से मर जाती हैं और ये इकोसिस्टम पूरा प्रभावित हो जाता है। ये सुपोषण के कारण होता है। अगला प्रश्न है आपका, मुड़िया मेला वगैरह मिलान करने के लिए, तो देखिए मुड़िया मेले की बात करेंगे तो ये वृंदावन में होता है, परिक्रमा मेले की बात करेंगे तो अयोध्या से संबंधित है, और रामायण मेले की बात करेंगे तो चित्रकूट से संबंधित है, और सोरो मेले की बात करेंगे तो एटा से संबंधित है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच सबसे कम अंतर किस जिले में है, तो भाई सबसे कम जो अंतर है वो आपके कानपुर में है, और सर्वाधिक अंतर कहाँ पे है, महाराजगंज में। कहाँ पे, महाराजगंज में। अच्छा, अगर हम बात करें यूपी में जो एजुकेशन है, जिसमें महिला और पुरुष की जो भी साक्षरता दर है, उन दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो लगभग 20.1% का अंतर है। यानी मान के चलो कि 20.1% का अंतर हमारे महिला और पुरुषों के बीच में यूपी में एजुकेशन में, और उसमें भी सबसे कम अंतर कहाँ पे, कानपुर में, और सबसे अधिक कहाँ पे, महाराजगंज में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचित क्षेत्र का सही घटता क्रम लगाइए, तो भाई सबसे अधिक पश्चिमी यूपी है वो सबसे अधिक जो है कि सिंचित है, क्योंकि यहाँ पे हर घरों में ट्यूबवेल वगैरह लगे हुए। फिर थोड़ा सा सेंट्रल यूपी में आ सकते हो, फिर थोड़ा पूर्वांचल में जा सकते हो, पूर्वी यूपी, और बुंदेलखंड सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि बुंदेलखंड में तो वैसे ही पानी की कमी है, वहाँ पे तो प्रायद्वीपीय पठार है जहाँ पे नदियां भी बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं और कुएं वगैरह भी बहुत कम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और साक्षरता के अनुसार जिलों का सही घटता क्रम लगाते चलिए। तो आप देखोगे इसका पहला स्टेटमेंट सी 1 2 3, यानी गौतम बुद्ध में सबसे अधिक, फिर कानपुर में, फिर औरैया में, फिर इटावा, यानी घटते हुए क्रम में हम चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एक बेमेल है उद्गम स्थल, पूर्वी यमुना की बात करेंगे सहारनपुर में, आगरा नहर की बात करेंगे ओखला में, ऊपरी गंगा नहर दोस्तों हरिद्वार में ही है, जबकि निचली गंगा नहर वाला गलत है जो नरौरा बुलंदशहर में स्थित है। तो डी वाला गलत है, सी वाला नहीं, सी वाला सही है।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित किस योजना का संबंध बाल श्रम उन्मूलन से? तो नया सवेरा योजना का है। और इस योजना को बाल श्रम जो मतलब नया सवेरा जो योजना है, इसको शुरू किया गया था योगी सरकार के द्वारा 16 जून, ठीक है, 16 जून 2017 से शुरू किया गया था और यूपी के श्रम विभाग ने इसको शुरू किया था। अगला प्रश्न है, यूपी के किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? तो ये इटावा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इटावा। अन्य के रूप में आप निषाद खान और सुजात खान को भी यहां पर देख सकते हो। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड संदर्भ में सही है? तो इसकी स्थापना आगरा में की गई थी 1997 में। तो 1997 तो सही है, लेकिन कानपुर में की गई थी। आपको पता है ना कि जो हैंडीकैप्ड के लिए जो मानव निर्मित जो अंग बनाए जाते हैं, मानव के जो अंग बनाए जाते हैं प्रत्यारोपण करने के लिए, ये आपके कानपुर में ही तो है। वहीं पे आपका दलहन संस्थान भी है। तो ये मैंने आपको कई बार पढ़ा रखा है। तो आगरा नहीं होगा, कानपुर हो जाएगा। और ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से शुरू किया गया था। बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया दोस्तों? तो इसका गठन किया गया 1975 में। अगला प्रश्न, यहाँ पे कुछ खनिज हैं और यहाँ पे कुछ स्थान है, उनका मिलान करने के लिए कहा गया है। जैसे अगर आप देखोगे सैंडस्टोन, सैंडस्टोन कहाँ मिलता है दोस्तों? मिर्जापुर में मिलेगा। ठीक है, सैंडस्टोन आपको कहाँ मिलेगा? मिर्जापुर में मिलेगा। रॉक फास्फेट की बात करेंगे तो ये आपको ललितपुर में मिल जाएगा। सेलखड़ी की बात करेंगे तो ये हमीरपुर में मिल जाएगा। कोयले की बात करेंगे तो सोनभद्र के सिंगरौली जिले में आ जाएगा। मतलब सोनभद्र तो खुली एक जिला है, सिंगरौली जो कि एक क्षेत्र है एमपी और सोनभद्र के बीच में। अगला प्रश्न है आपका 118, मौर्य युगीन प्रांत की बात करते हैं, उनकी राजधानी की बात करते हैं। तो देखिए राजधानी की अगर हम सीधे सीधे बात करेंगे तो तोसली जो राजधानी है ये आपके कलिंग की राजधानी। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जो है वो प्रासी की राजधानी। किसकी? प्राची नहीं, प्रासी की राजधानी है। सुवर्णगिरी की बात करेंगे तो ये आपके दक्षिणापथ की राजधानी हो जाएगी। किसकी? दक्षिणापथ की राजधानी हो जाएगी। उज्जैनी की बात करेंगे तो ये आपकी अवंती की राजधानी हो जाएगी। और जब दक्षिणापथ की बात हो ही चुकी है तो तक्षशिला की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। तक्षशिला की राजधानी क्या हो जाएगी? उत्तरापथ हो जाएगी। तो ये याद रख लेना कि तोसली कलिंग की राजधानी है, पाटलिपुत्र प्रासी की राजधानी है, सुवर्णगिरी दक्षिणापथ की है, उज्जैनी अवंती की है और उत्तरापथ तक्षशिला की है। तो ये याद रख लेना आपको। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में है, उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर में है, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली में है, लेकिन पूर्वी तटीय रेलवे, तटीय कोस्टल रीजन की बात कर रहा है, ये हैदराबाद में नहीं है बल्कि भुवनेश्वर में है। कहाँ पे? भुवनेश्वर उड़ीसा में, क्योंकि ये तटीय रीजन की बात कर रहा है। जबकि हैदराबाद आपका तेलंगाना अंदर है, तो कैसे हो सकता है? कुछ कॉमन सेंस भी लगा के आंसर हो सकते हैं। खुद हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी जो कि लैंड लॉक्ड है, तो वो भला तटीय रेलवे का क्या संभाल लेगा? लेकिन इसके लिए कोई ना कोई तटीय क्षेत्र तो चाहिए, तो भुवनेश्वर लगा दिया। निम्नलिखित उपनिषदों में से किस एक में कृष्ण के प्राचीनतम संदर्भ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके छांदोग्य उपनिषद में। इसी उपनिषद में कृष्ण को देवकी पुत्र भी कहा गया है और घोर अंगिरस का शिष्य भी बताया गया कृष्ण को। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। अगला प्रश्न है आपका, जनगणना 2011 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो देश की कुल नगरीय जनसंख्या 70.2% वर्ग 1 के नगरों में निवास करती है, तो नहीं। वर्ग 1 के सर्वाधिक नगर उत्तर प्रदेश में, तो ये भी नहीं। तो दूसरा ही मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा कि ना तो पहला सही नहीं दूसरा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण है? तो देखिए ज्वालामुखी से आपका हवाई द्वीप भी बना है और एल्यूशियन द्वीप भी बना है, लेकिन मालदीव और बरमुडा की बात करेंगे ना तो ये प्रवालों से बने। कितने? प्रवाल से बने हुए हैं, प्रवाल द्वीप कहलाते हैं। जैसे आपका मालदीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये सब किससे बने हैं? प्रवाल द्वीप से बने हैं। जबकि हवाईयन और एल्यूशियन ये सभी 2 और 4 अगर हम बात करें, बी ऑप्शन, ये दोनों ज्वालामुखी द्वीप से बने हुए हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी या आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो की बात करेंगे तो ये आपका नेशनल जेनेटिकली जो प्लांट ब्यूरो है, नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न 124 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एफडीआई एफआईआई की अपेक्षा अधिक स्थायी प्रकृति की होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एफडीआई दोस्तों 10% या इससे अधिक की होती है, जबकि एफआईआई 10% से कम होती है और ये कभी भी भाग जाती है। तो पहला सही है। एफआईआई व्यापक स्तर पे पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक होती है, तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये भागती भी उतनी तेजी से, और जितनी तेजी से कंपनी बाहर निकल के भागती है स्टॉक मार्केट से, उतनी ही बड़ी मात्रा में हमें पूंजी की उपलब्धता में कमी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, रुधिर और रुधिर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भाई ब्लड और ब्लड से संबंधित रोगों का अध्ययन आप हिमेटोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। मायोलॉजी में क्या करेंगे दोस्तों? मायोलॉजी में जो आपकी मांसपेशियां होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। हर्पेटोलॉजी में क्या करते हैं? जो उभयचर होते हैं और सरीसृप होते हैं इनका अध्ययन करते हैं।
उभयचर सरीसृपों का। हिस्टोलॉजी में क्या करते हैं? हिस्टोलॉजी में आप सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंगों की भौतिक संरचना का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया आज का क्लास कंप्लीट। अभी लगातार हम लोग 5वें टेस्ट को आज कंप्लीट कर रहे हैं और जिसमें आप देखोगे कि मैं 125 क्वेश्चन तक कराता हूं, बाकी 25 प्रश्न जो होते हैं आपके करंट अफेयर्स को स्किप कर देता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो करंट अफेयर्स है ये 1 साल से अधिक पुरानी है, यानी जुलाई 2023 की। इतने पुराने करंट अफेयर्स की जरूरत नहीं है। हमारा पेपर अब अक्टूबर में प्रस्तावित है, 27 अक्टूबर को, और इस दौरान 10वें महीने में खुद ही पेपर हो रहा है, तो ऑलरेडी आपको 8-9 महीने का करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ना है। यानी जनवरी 2024 से जब करंट अफेयर्स आपके टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा तो मैं उस करंट अफेयर्स को पढ़ाऊंगा। अदरवाइज आपको अगर खुद भी पढ़ने का मन है कि नहीं सर आप पढ़ा दीजिए, तो देखिए मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा जब तक जनवरी से नहीं आएगा, लेकिन आप इसकी पीडीएफ नीचे दिए गए बायो में जो लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का, उसे ज्वाइन कर लो। वहां पर इसकी पीडीएफ मिलेगी विद आंसर की, वहां से आप अपने करंट अफेयर्स के प्रश्न को कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर देना दोस्तों, और मुझे अगर सपोर्ट करना चाहते हो, हमारी टीम को सपोर्ट करना चाहते हो ग्लैंस एकेडमी को, तो बहुत सारे दोस्तों के साथ अपने टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर करिए, ताकि ये चैनल और भी अधिक लोगों तक पहुंच सके और लोग इससे जुड़ के अच्छे डायरेक्शन में तैयारी कर सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।